एपिसोड की स्टार्टिंग में जूलान अपने ग्रैंड माँ के पास आकर उससे पूछती है कि क्या हुआ। तभी उस ग्रैंड माँ उससे कहने लगती है कि जब मैं घर के रास्ते पर जाने में लगी हुई थी तब मुझे ये बंदा यहाँ पर बेहोश मिला और मैं पूरी तरीके से उस वक्त शॉक हो गई थी। तभी उस बच्चे के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी पूरी की पूरी बॉडी ग्रीन हो चुकी है और उसकी मदर रोने में लगी हुई है और सभी के सभी लोग उसके बारे में कहने में लगे हुए हैं कि इसकी किस्मत तो वाकई में बहुत ज्यादा खराब थी। यहाँ पर हमारे गाँव में एक और बंदा मारा जा चुका है, लेकिन आखिरकार ये समझ नहीं आ रही कि इसकी मॉम ने अपने बेटे को बाहर जाने के लिए क्यों छोड़ दिया था, जब इसे पता है कि ये बाहर का जो इलाका है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि ये अपने बच्चे को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। ये सुनने के बाद अद्दू भी यही कह रहे होते हैं कि मुझे अभी भी याद है कि ये जो घटना थी वो 45 साल पहले भी हुआ करती थी। वहां पर कई सारे लड़के और बॉयज भी इस तरीके से मारे गए थे उस डीमन के कारण। ये सुनने के बाद वो लड़की भी उससे कहने लगती है कि आप बिल्कुल सही कहने में लगे हुए, मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि ये जो चीज है वो क्या जो टाओइस्ट है उनके द्वारा रोक दी नहीं गई थी, तो आखिरकार ये फिर से कैसे चालू हो गया। तभी दद्दू कहने लगते हैं कि बढ़िया है कि मेरी फैमिली में कोई लड़का वगैरह नहीं है। दूसरी तरफ हमारा एमसी और वांगजी जब इसे देखने लगते हैं तो उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं होता। तभी उसे पूछ लगता है कि ये सारी की सारी घटना किसी डीमन के द्वारा की गई है, क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो इन डीमन से छुटकारा पाने के लिए। तभी एमसी कहने लगता है कि मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ। तभी मोजुए आती है और उन दोनों को कहने लगती है, आई मीन मिस्तांग उससे कहने लगते है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। जहाँ तक मुझे याद है वहाँ पर 45 साल पहले हमारे किसी भी सेक्ट मेंबर को इनके द्वारा कॉन्टेक्ट नहीं किया गया। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है, क्या तुम अपने क्लाइंट की सारी डिटेल्स को अभी भी याद रखते हो। तभी मिस्तांग चिल्लाते हुए उससे कहने लगते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी काउंटलेस रिक्वेस्ट आती हैं पास्ट 1000 ईयर्स में, आखिरकार मुझे सारी की सारी चीजें कैसे याद रह सकती है। मुझे बस उनकी जो रिक्वेस्ट याद है जो कि 100 ईयर्स तक हुई थी, वो भी ओनली। ये बात सुनने के बाद एमसी को गुस्सा आने लगती है, क्योंकि भाई इतनी इसकी इतनी ज्यादा तेज मेमोरी इतनी हमारे पास होती तो हम तो न जाने क्या कुछ कर लेते। ऐसा सोचते हुए वो कुछ भी नहीं कर पाता। तभी ये सुनने के बाद वांग जी काफी एक्साइटमेंट से भर जाता है और उससे कहने लगता है, गॉडेस तांग क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार वह किस तरीके का डीमन है। तभी जो मिस तांग उससे कहने लगती है कि मेरी जो कल्टीवेशन बेस है वो इतना ज्यादा हाई लेवल का नहीं है जिससे कि मैं उस डीमन के एनर्जी को महसूस कर सकूं, लेकिन जो कल्टीवेटर्स का जो लेवल्स होता है वो डिवाइड किया गया है क्यू रिफाइनिंग, क्यू गैदरिंग, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, कोर फॉर्मेशन, गोल्ड कोर, नेसेंट सोल और इमोर्टल असेंशन। और जो कल्टीवेटर्स की जो नेसेंट सोल पर पहुंच चुके हैं वो स्पिरिचुअल पावर गेट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। यहाँ पर 720 इक्विपमेंट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर और 108 एसेंशियल होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हम स्पिरिचुअल इक्विपमेंट्स भी कहते हैं। और जो भी नेसेंट सोल के द्वारा जो भी पावर प्रोवाइड करवाई जाती है उससे तुम्हारे स्पिरिचुअल इक्विपमेंट एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब तुम उनमें से थ्री इक्विपमेंट्स पॉइंट्स को स्पिरिचुअल इक्विपमेंट्स को एक्टिवेट कर लोगे उसी के बाद तुम लेवल अप हो गए। लेकिन ये बात सुनने के बाद दोनों के दोनों पूरी तरीके से कंफ्यूज होते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और बताती है कि मेरी लेवल के बारे में बात करें तो मैं इस वक्त में कोर फॉर्मेशन लेवल पर हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ डेथ एनर्जी को महसूस कर सकती हूँ। तुम्हें अगर महसूस करना है तो तुम्हें कम से कम इमोर्टल असेंशन पर पहुंचना पड़ेगा अगर तुम डीमन एनर्जी का पता लगाना चाहते हो। ये बात सुनने के बाद एमसी बीच में कूद पड़ता है, उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। सिस्टम में बीच में आ जाती है और उससे कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम सीधे जाकर अपनी पियर्सिंग आइस टेक्निक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते और उनसे प्रूव करके दिखा दो कि ये आखिरकार गलत है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है इसका। तभी हमारा एमसी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और चारों तरफ देखने लगता है तो उसे कई सारे डिफरेंट टाइप के कलर्स दिखते हैं। तो देखकर क्या लगता है कि जो व्हाइट कलर है वो रिप्रेजेंट करता है कल्टीवेटर्स को, जबकि में जो रेड कलर होता है वो डीमन एनर्जी को और ब्लैक कलर होता है वो डेथ एनर्जी को। और ये पूरी की पूरी जगह ब्लैक कलर से भरी हुई है, जो समझ जाता है कि ये पूरी की पूरी जगह डेथ एनर्जी से भरी हुई है। लेकिन यहाँ पर कोई भी डीमन एनर्जी का साइन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अब मैं देख सकता हूँ कितनी ज्यादा डेंस और हाई एनर्जी डेथ एनर्जी है। इससे देखकर ऐसा लगता है कि ये अननेचुरल डेथ के कारण हो रखा होगा। तो वो सिस्टम से कहने लगता है, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुम्हारी जो पियर्सिंग आई टेक्निक है वो वर्क करने में लगी हुई है अच्छे से। तभी सिस्टम उससे कहने लगते है कि तुम अपने आप पर डाउट कर सकते हो, लेकिन मेरे द्वारा जो दिए गए आइटम्स तुम उन पर डाउट कभी नहीं करना। मिस्तांग ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगते हैं कि मेरे को भी यहाँ पर कोई भी डीमन एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पर कांड हुआ है वो किसी ह्यूमन के द्वारा किया गया है। ये बात सुनने के बाद दोनों शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी मिस्तांग उससे कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो सीधे जाकर पुलिस को बुलाओ ना। ये दोनों के दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी मिस्तांग पुलिस को कॉल कर उससे कहने लगते हैं कि यहाँ पर एक बच्चा है जिसे किसी हरमेट विलेज में मार दिया जा चुका है किसी के द्वारा, और इसे मारने वाला बंदा कोई डीमन वगैरह नहीं था, बल्कि मुझे काफी अजीब बात है, इसको मैं रिपोर्ट करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद दोनों के दोनों पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों से कहने लगती है कि जो केक क्वीन है उसने कहा है कि वो यहाँ पर जल्द से जल्द पहुंच जाएगी और ये जल्द से जल्द इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है और वो चाहती है कि उसके आने से पहले हम भी थोड़ी बहुत छानबीन कर लें। और हमारा एमसी तो पूरी तरीके से फ्यूज उड़ गए होते हैं उसके, और कहने लगता है कंफ्यूज होते हैं कि तुमने अभी अभी किसी पुलिसमैन से डीमन के बारे में बात की थी। ये बात सुनने के बाद सिस्टम भी कहने लगता है कि किस पुलिसमैन के बारे में बात कर रहे हो, साफ साफ जैसे वो बात करने में लगी हुई थी वो एक पुलिस वुमन थी।
तभी मियास्तांग उसे बताने लगते हैं कि तुम्हें अभी भी ये बात याद नहीं है कि जो हम सभी जितने भी सेक्ट है वो गवर्नमेंट के इच्छा अनुसार चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो मॉन्स्टर हंटर स्कूल है उनके बारे में मुझ सभी को पता हुआ है। ऑफकोर्स की बात है कि हम लोग यहाँ पर अपने लोगों को भी प्लांट करेंगे पुलिस स्टेशन में, जिससे कि हम इस तरीके के जो बिजार इंसिडेंट होते हैं जब भी हमें जरूरत पड़ती है उनकी वो कवर करने में आ जाएंगे आगे। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि मैं तो इस बारे में भूल ही गया था कि जो ओल्ड मैन ने मुझसे कहा था, अब जबकि तुमने मुझसे कहा दिया है तो मैं कभी भी इस बारे में नहीं भूलूंगा। और सिस्टम से पूछने लगता है कि फटाफट से एक क्वेस्ट पोस्ट कर दो ताकि मैं किस तरीके से इस हरमिट विले में जो बच्चे का मर्डर हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट कर सकूं। सिस्टम ये बात जानकर काफी खुश हो जाती है और इस मर्डर केस के लिए एक पोस्ट कर देती है उसके लिए, और रिवॉर्ड के तौर पर उसको एनालाइज करने के लिए बोल देती है। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे थोड़ा डाउट करता है और सिस्टम से पूछने लगता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जो रिवॉर्ड जनरेट किए जाते हैं वो वाकई में क्वेस्ट की डिफिकल्टी के अनुसार होते हैं क्या? आखिरकार मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि जो भी रिवॉर्ड मुझे मिलता है वो फ्यूचर में जाकर मेरे काम में आता है, जैसे कि जो रूट तालिस्मान था, यूनिवर्स हैंड था और पियर्सिंग आईज थी, वो सभी की सभी जो चीजें तुमसे मुझे मिली थी वो। ये बात सुनने के बाद सिस्टम मुझसे कहने लगती है कि ये बस एक कोइंसिडेंस वाली बात होगी, शायद तुम्हारी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है इसीलिए। ये सुनने के बाद एमसी थोड़ा डाउट दिखाता है और उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगता है कि तुम सच सच बताना, क्या तुम वाकई में ब्रोकन सिस्टम हो क्या? आखिरकार तुम्हारा जो ओरिजिनल होस्ट है उसके बारे में क्या, वह कहाँ पर है? इसे कहने का मतलब है कि जो सिस्टम इससे पहले जो होस्ट था वो कहाँ कहाँ है, क्या हो रहा है उसके साथ, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। लेकिन ये बात सुनने के बाद सिस्टम उसे कुछ भी नहीं बताती और घबराने लगती है। यहाँ पर वो उससे अपने नोटिफिकेशन देते हुए कहने लगती है कि सिस्टम बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, जिससे कि तुम्हारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि तुम्हें सभी क्वेश्चनों का जवाब मिल सके। अगर तुम्हें ये सब चाहिए सभी क्वेश्चन का जवाब, तुम्हें जल्द से जल्द अपने सिस्टम को फिक्स करना होगा। ये बात सुनने के बाद एमसी को भी गुस्सा हो जाता है और दिमाग खराब हो जाता है और सिस्टम वहां से चली जाती है और कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लाती हूँ। हमारे एमसी को सिस्टम पर डाउट होने लगता है और वो कहने लगता है कि सिस्टम के पास कुछ तो ऐसा सीक्रेट है जो कि वो मुझे बताना नहीं चाहती। तभी वांग जी उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि जूलन वाकई में अपने घर पर जाना चाहती है और वह सभी के सभी फाइनली उसके घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर हमें किसी लेडी को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट है। वो कह रही होती है, लान ग्रैंडमा तुम फाइनली यहाँ पर वापस आ चुकी हो, अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो मैं यहाँ से जाने वाली थी और तुम्हें ढूंढने वाली थी। तभी इसकी ग्रैंडमा उससे कहने लगती है कि तुम इस वक्त प्रेग्नेंट हो, तुम्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए और मेरा जो ग्रैंडसन है उसका भी इस तरीके से ख्याल रखना चाहिए। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है, ग्रैंडमा अगर कोई लड़की भी हो जाती है तो उसमें कौन सी बुरी बात है, जरा देखिए हमारी लान को, वो कितनी ज्यादा लवली लगने में लगी हुई है। ये बात सुनने के बाद ग्रैंडमा उससे कहने लगती है कि ये मैटर पूरी तरीके से डिफरेंट है, क्योंकि जो लान है उसके पास एल्डर ब्रदर है और ये तुम्हारे लिए ऐसा पहली बार हो रहा है जब से तुम शादी करी है तुमने कि तुम पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है। अगर ये कोई गर्ल है तो इस बात की कौन गारंटी दे सकता है कि तुम फिर से प्रेग्नेंट हो जाओगी मेरे मरने से पहले। ये बात सुनने के बाद सभी के सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जुगुलान उससे कहने लगी होती है कि तुम्हें चिंता करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरी ग्रैंडफा है वो इस तरीके की बात करती ही रहती है। चलो दूसरे सब छोड़ो, मैं तुम्हें बेडरूम पर ले जाती हूँ तुम्हारे। तभी मिस्तांग उससे कहने लगती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बस एक ऐसी ही ओल्ड लेडी है जो कि पुराने ख्यालों वाली है। आखिरकार इस समय पर बॉयज को गर्ल से ज्यादा वैल्यू क्यों दी जा रही है अभी भी इस समय, और इसलिए क्योंकि ताकि वो अपनी फैमिली की ब्लड लाइन को आगे बढ़ा सकें। क्या वो सब यही चीज इंपॉर्टेंट है क्या उनकी लाइफ में? और आखिरकार हमें उसकी बातों से वैसे भी क्या फर्क पड़ने वाला है, जबकि हमें उससे हमको सुनने से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें ऐसा लगता है? ये बात सुनने के बाद जुगलन काफी सीरियस हो जाती है और सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। तो हमारा एमसी से शांत कराते हैं उससे क्या लगता है कि भले ही इसके वर्ड्स बहुत ज्यादा हार्श लगते हैं, बहुत ज्यादा कठोर है, अलग कानों में चुभते हैं, लेकिन ये अच्छा ही चाहती है तुम सभी का। तभी वांग जी भी सपोर्ट करते हुए उससे क्या लगता है कि इसने बिल्कुल सही कहा, ये बस तुम्हारे लिए बुरा महसूस करने में लगी हुई थी। तभी मिल्स्तांग का जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, जो अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करती है हर वक्त, वो वापस से जाग उठता है और उसके लगता है कि किसने कहा कि मैं इसके बारे में बुरा सोचने में लगी हुई हूँ। और जिस तरह से शर्माते हुए जो जुगलान उसे देखती है तो वो काफी शौक होते हुए कहने लगते कि आखिरकार किसने सोचा था कि जो शार्प टंग गॉडेस है हमारी मिस तांग, वो इतनी ज्यादा शर्माएगी किसी दिन। और जब उसका चेहरा हमारी तरह लाल पड़ने लगता है तो वो दोनों के दोनों उसे घूरने लगते हैं, जिसको देखकर वो सरप्राइज होते हैं। उससे बोलने लगती है कि आखिरकार तुम मुझे इस तरीके से क्यों देखने में लगे हो, जल्दी से अपने बेड पर जाओ और आराम कर लो। तभी हमारा एमसी बेड पर पड़ जाता है और उससे क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि जो सिस्टम है वो वाकई में यूजफुल इंफॉर्मेशन मेरे लिए लेकर आएगा भी या नहीं आएगा। यहाँ पर सिस्टम को बैठे दिखाया जाता है वो सोचने में लगी हुई थी अपने पुराने होस्ट के बारे में, और पता चलता है इसके सभी के सभी पुराने होस्ट ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। और कह रही होती है कि ये चैन प्लीज मेरी इच्छा है ना, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है तुमने लेकर, तुम उन्हें डाउन मत कर देना। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टम एमसी के पास लौट कर नहीं आती तो हमारा एमसी चिंता करने लगता है और कहने लगता है ये सिस्टम लास्ट नाइट नहीं थी, आखिरकार इसके साथ क्या हो गया प्रीवियस होस्ट के साथ, मैं जानना चाहता हूँ। और इस टॉपिक को अवॉइड करने के लिए वो मुझसे दूर भी फिरने में लगी हुई है। और जैसे ही हमारा एमसी बाहर आ रहा होता है तभी देखता है कि जो उसकी ग्रैंड मदर होती है वो अपनी बहू को कुछ चीज मेडिसिन पिलाती हुई उससे कहने में लगी हुई होती है कि तुम इस मिसकैरेज प्रिवेंशन मेडिसिन को ले लो, अगर तुम इसे ले लेती हो तो मैं इसकी गारंटी देती हूँ कि तुम्हारा बेटा ही पैदा होगा। ये बात सुनने के बाद उसकी जो डॉटर होती है वो उससे कहने लगी थी, ग्रैंड माँ जो मेडिसिन होती है ना मिसकैरेज प्रिवेंशन के लिए, वो इतनी ज्यादा मैजिकल नहीं होती, आपको ज्यादा ही सोचने में लगी हुई है। तभी उसमें से हमारे एमसी को कुछ तरीके की एनर्जी दिखाई देने लगती है, जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है और उस मेडिसिन को रोकने के लिए आगे बढ़ता है और क्या लगता है कि तुम इस मेडिसिन को नहीं ले सकते, जिसको देखकर वो प्रेग्नेंट लड़की भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है।
तभी मिस्तांग उसके पास पहुंच जाती है तो उससे पूछ रखती है कि आखिरकार तुम इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्लाने में लगे हुए हो। तभी एमसी उसे बताने लगता है कि तांग मोजुए, जरा इसको तो देखो, इस मेडिसिन को, इस मेडिसिन के अंदर से मुझे बहुत मात्रा में डेथ एनर्जी निकलती हुई दिखाई दे रही है। जिसको देखकर मिस्तांग उससे कहने लगती है कि ये नहीं, ये तो बस एक रेगुलर मेडिसिन है, लेकिन उनमें से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। और हमारा एमसी उसको देखकर कहने लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दी होगी और कुछ नहीं। जहाँ पर उस लड़की को थोड़ा बहुत डाउट होने लगता है तो वो उस जगह से जाने लगती है और मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि मुझे लगा था कि सिर्फ और सिर्फ मेरी ही ग्रैंड माँ है जो कि सुपर नेचुरल पावर्स पर भरोसा करती थी, लेकिन यहाँ तक कि आजकल के जवान लोग ये भी इस तरीके की सिचुएशन पर भरोसा करते हैं और मुझे तो यहाँ से निकल लेना चाहिए, यही बेटर रहेगा मेरे लिए। तभी ग्रैंड माँ हमारे एमसी से कहने लगती कि मैं तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी। लास्ट टाइम पर मैं शायद तुमसे ये बात पूछना भूल गई थी कि आखिरकार उस डीमन के बारे में क्या उसने तुम्हें चोट वोट पहुंचाई है, क्या तुमने उसे अच्छी तरीके से मार भी दिया था। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है ग्रैंड माँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने उस डीमन से ऑलरेडी छुटकारा पा लिया है और यहाँ तक कि जिन्हें भी केस थे वो सभी के बच्चों को उसके द्वारा नहीं मारा गया था बल्कि किसी ह्यूमन के बारे में बुलाया गया था, मतलब मारा गया था। और हमें ऑलरेडी पुलिस को बुला लिया है। इतना अगर कहने मतलब पुलिस के बारे में बताने वाला ही होता, पूरी तरीके से बता नहीं पाता, लेकिन जो मिस्तांग है पीछे से खांसने लगती है ताकि वो उसे शांत करा सके और कहने लगती है कि यहाँ पर हम हमारी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन जियोलान ने कहा था कि वो आप किसी डीमन को जानती हो, क्या ये बात सच है? और तुम उस डीमन के साथ काफी ज्यादा क्लोज हुई थी, यहाँ तक कि तुम दोनों ने मिलकर पिक्चर भी एक साथ ली। तभी ग्रैंड माँ रोना चालू करती है और उससे कहने लगती है कि ये सारी की सारी मेरी गलती थी। 45 साल पहले मुझे वो इंजर्ड मिली थी इस एंट्रेंस पर विलेज के सामने और मेरे पास कोई चारा भी नहीं था, मुझे उसे बचाना था इसलिए, और मुझे उस वक्त पता भी नहीं था कि वह एक डीमन निकलेगी। हमारे विलेज के कई सारे मैन और बॉयज उसके चक्कर में मारे भी गए थे और जब मुझे इसके बारे में पता चला कि वो एक डीमन है एक्चुअली में जो कि ह्यूमंस की यांग एनर्जी का इस्तेमाल कर जिंदा रहती है, तो मैं इस बात को लेकर पक्का श्योर हो चुकी हूँ कि ये सारे की सारी जो सिचुएशन है वो उसी के द्वारा क्रिएट की गई होगी। शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो अभी भी मरी नहीं है। ये बात सुनने के बाद मिस्तांग उससे कहने लगते कि आखिरकार तुम इस बात को लेकर श्योर क्यों हो कि सारी की सारी घटना उसके कारण हुई है? अगर वो वाकई में इतनी ज्यादा ब्लड इतनी ज्यादा खून की प्यासी होती तो आखिरकार उसने तुम सभी को क्यों नहीं मारा? और तभी ग्रैंड माँ इस टॉपिक को डॉज करते हुए वहां से निकल पड़ती है और कहने लगते कि अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना तो तुम जरूर ही पछताओगे आगे चलकर, तुम वाकई में इनकेपेबल हो उस डीमन को मारने के लिए। आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी मुझसे इस तरीके से बात करने की? और जब वो वहां से जा रही होती है तो हमारा एमसी को देखते हुए उससे कहने लगता है कि आखिरकार जो ग्रैंड माँ है वो सारा का सारा ब्लेम वो ताऊ जीजी पर क्यों डालने में लगी हुई उन छोटे बॉयज के मरने का। 45 साल पहले वहां पर कई सारे मैन और बॉयज के विक्टिम्स हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बॉयज को मारा जा रहा है जो कि पिछले केस से पूरी तरीके से डिफरेंट है। ये बात सुनने के बाद हमारी मिस तांग उसको सोचते हुए बताने लगते हैं और कहने लगते कि मैन एंड बॉयज और सिर्फ इस समय पर 45 साल बाद बॉयज को ही मारा जा रहा है। और जो मेडिसिन के बारे में तुम बात करने में लगे हुए थे जो कि डेथ एनर्जी से भरी हुई थी, इसको देखकर हमारा एमसी कहने लगता कि मुझे लगा था कि वो डेथ एनर्जी तुम्हें दिखाई नहीं दे रही थी। ये बात सुनने के बाद मिस्तांग उससे कहने लगती कि मैं तुम्हें इसलिए रोकने में लगी थी, नहीं तो मैं इस वक्त मैंने बताया क्योंकि मैंने चाहते थे कि वो इस बातों को सुने। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है क्या तुम वाकई में ग्रैंडपा पर सस्पेक्ट दिखा रही हो? तभी मिस्तांग उससे कहने लगती है कि मेरे पास अभी भी हार्ड एविडेंस नहीं है। 45 साल पहले ये काफी ज्यादा जवान हुआ करती थी और इसके पास इतनी पावर थी, इतनी ज्यादा अच्छी बॉडी थी कि वो किसी भी यंग मेल को मार सकती थी, लेकिन अब ये बूढ़ी हो चुकी है तो ये इसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ नाइफ बच्चे। और तो और जरा तुमने इसकी बातें सुनी, इसको देखकर ऐसा लगता है कि अपना सारा का सारा ब्लेम वो किसी और पर डालना चाहती है। इससे एक ही बात साबित होती है कि इसका कुछ ना कुछ तो हाथ है इस इंसिडेंट में। ये बात सुनने के बाद एमसी कहने लगता है कि वॉट कुछ भी ये करने में बैठी हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसके पास कोई भी हक नहीं है किसी को भी यहाँ पर मारने का। मैं चाहे कुछ भी हो जाए इसके ट्रू कलर्स में सभी के सामने ला कर रहूंगा। और तभी वो एक तालिस्मान इस्तेमाल करते हुए कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपने इनविजिबल तालिस्मान का इस्तेमाल करता हूँ और मुझे जरूरी अगर मैं इसको फॉलो करता हूँ तो मुझे कोई ना कोई एविडेंस के बारे में जरूर पता चल जाएगा। मिस्तांग जब इसके तालिस्मान को देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि इसके पास जान की इनविजिबिलिटी आर्ट को भी इसने मास्टर कर लिया। ये तो सरप्राइजिंग वाली बात है। जहाँ पर हमारा एमसी और ग्रैंड माँ का पीछा करने लगता और उसकी ग्रैंड माँ एक बच्चे के पास जाकर उससे कहने लगती कि युआन युआन आखिरकार तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है? वो बच्चा क्या लगता है कि मेरे जो फादर है वो वर्किंग के लिए गए हुए फील्ड में यानी कि खेतों वगैरह में और मेरी मदर यहाँ पर हुआ कि होम पर गई हुई है उनकी मदद करने के लिए। तभी ग्रैंड माँ उस बच्चे को एक चॉकलेट देती है और लॉलीपॉप देते है, उससे कहने लगती कि मैंने तुम्हारे लिए लॉलीपॉप लेकर आई हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कुछ सामान को इधर से उधर पहुंचाने के लिए? तभी बच्चा कहने लगता है लेकिन मुझे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं कि मैं घर को छोड़कर नहीं जा सकता। और हमारा एमसी के सारी की सारी सिचुएशन को देखने में लगा हुआ होता है। तभी ग्रैंड माँ उस बच्चे से कह रही होती है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा दूर नहीं जाना है तुम्हें, जब भी तुम्हारी मॉम वापस आ जाएगी उससे पहले तुम घर पर पहुंच ही जाओगे। और वो बच्चा कैंडी के लालच में आकर मान जाता। तभी नेक्स्ट सीन हमें एक जंगल का दिखाया जाता है जहाँ पर वो पूछने में लगा हुआ होता है कि आखिरकार तुम्हें मुझे यहाँ पर बुलाने की क्या जरूरत है, आप क्या उठवाना चाहते हैं मुझसे? और अगले ही पल दिखाया जाता है कि वह ग्रैंड माँ उस बच्चे को मारने के लिए एक नाइफ से अटैक कर पड़ती है, वो पीछे से और उसे मारने वाली होती है, लेकिन हमारा एमसी बीच में आकर उसके अटैक को रोक लेता है जिससे कि उसकी नाइफ उसके बच्चे तक नहीं पहुंच पाती। और वो बच्चा इसको
देखकर काफी डर जाता है और चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागते हुए कहने लगता है, ग्रैंडमा जुओ मुझे मारने वाली है। यहाँ पर हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम यहाँ पर रुक सकती हो, अब तुम्हें एक्सपोज कर दिया जा चुका है। ये बात सुनने के बाद ग्रैंडमा उससे कहने लगती है कि क्या हुआ, तुम तो वाकई में इस चीज में बहुत ज्यादा अच्छे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जाने के बाद मुझे ये सब करना चालू करना चाहिए था। तभी एमसी ग्रैंडमा से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हें इतने ज्यादा बॉयज को क्यों मारा है, मुझे लगता है कि तुम्हें तो बच्चे काफी ज्यादा पसंद हुआ करते थे। तभी वो बुढ़ी औरत आई मीन ग्रैंडमा उसे बताने लगती है, आखिरकार वे सभी के सभी मेरे खुद के ग्रेट ग्रैंडसन नहीं थे। मेरे टाउस ने जिससे मुझसे मिले थे उस वक्त काफी समय पहले मुझसे कहा था कि हेल में जितने भी बॉयज हैं उनकी जो रोल्स हैं वो लिमिटेड है, तो उन्हें रिएनकार्नेट करने में तुम्हारे पास थोड़ा टाइम लगेगा और तुम्हें एक रिचुअल परफॉर्म करना पड़ेगा, और जितने ज्यादा बॉयज उसके पास होंगे उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे मेरे खुद के ग्रेट ग्रैंडसन आने के, और इसलिए यहाँ पर इतना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतने ज्यादा मेल्स को मुझे मारना था ताकि मुझे एक ग्रेट ग्रैंडसन मिल सके, और जिस भी मेल को मैं मारती हूँ उसके खून का एक बूंद तो मुझे रखना ही चाहिए, और उस खून की ब्लड को मैं उस मेडिसिन में मिलाकर उसे पिलाने दे देती हूँ ताकि उसे एक लड़का पैदा हो सके। ये बात सुनने के बाद एमसी गुस्सा आती है और कहने लगता है कि आखिरकार किस तरीके के बास्टर्ड टाउस ने तुम्हें ये फालतू की बकवास बताई थी। तो अब समझ में आया कि आखिरकार तुम्हारी जो ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, तुम इस तरीके से उसके लिए मेडिसिन तैयार कर लेकर आए थे। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि इससे उसे परेशानी खड़ी हो सकती है? जहाँ पर वो गुस्सा करते हुए उससे कहने लगते कि 40 साल पहले की बात है, वहाँ पर मेरी जो मदर इन लॉ थी उन्होंने मेरे हस्बैंड से मुझे डिवोर्स कराने की कोशिश की क्योंकि मैं एक बच्चे को एक लड़के को जन्म नहीं दे पा रही थी, और उसी वक्त मेरा जो टावर्स है उससे मुझे मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझे इस मेथड के बारे में बताया, और ये मेथड वाकई में काम भी कर गई। और जहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो पुलिस को बुलाने वाले थे, लेकिन उसी समय पर वहाँ पर एक डीमन आ गई, उस डीमन को मैंने बचा लिया, जिसने मेरा सारा का सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया, यहाँ तक कि भगवान भी मेरी मदद करने में लगे थे। ये बात सुनने के बाद एमसी गुस्सा आती है तो देखकर कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी है ऐसा करने की। तभी ग्रैंडमा उससे कहने लगती है कि बदकिस्मती से मैं बाकी में बहुत ज्यादा बुढ़ी हो चुकी हूँ, अब मेरे पास इतनी ताकत नहीं बची है ये वाकई में बड़े बड़े मेल्स को शिकार बना सकूं अपना, लेकिन छोटे जो बॉयज है उनको तो शिकार बना ही सकते हो। और हमारा एमसी अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसके सभी के सभी बाल उड़ जाते हैं उस बुढ़िया के, और हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम्हें अगर मैंने इतनी आसानी से मरने दिया तो ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और तभी एंट्री होती है एक लड़की की, और वो कह रही होती है कि मैं यहाँ पर गलती से आ चुकी हूँ और मुझे यहाँ पर इतना बढ़िया शो देखने को मिल रहा है, तुम जरूर ही ये चैन होगे, मैंने बिल्कुल सही कहा। तभी एमसी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो, और वो लड़की अपना इंट्रोड्यूस करवाते हुए उससे कहने लगती है कि तुम मुझे पुलिस कहकर बुला सकते हो, क्या तुम्हें पता नहीं इस बारे में, और इसलिए मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और यहाँ पर एक प्रीटी पुलिस वुमन आ चुकी है तुमसे मिलने के लिए। ये बात सुनने के बाद एमसी उसको देखकर कहने लगता है कि तुम वाकई में एक पुलिस वुमन हो, और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि एक पुलिस वुमन आखिरकार इस तरीके के हाइट्स पहनकर ड्यूटी पर कैसे आ सकती है। जहाँ पर वो ग्रैंडमा उस पुलिस वुमन से भीख मांग रही होती है उसके पैर पकड़ करके, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं एक रिपोर्ट करना चाहती हूँ केस के बारे में, ये बंदा मुझे मारना चाहता था, इस बंदे को अरेस्ट कर लीजिए। तभी वो पुलिस वुमन इसके गन उस ग्रैंडमा के माथे पर रखती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें मेरे छूने की हिम्मत कैसे की, जल्दी से अपना हाथ मेरे से दूर करो वरना मैं अपनी गोली से तुझे वहीं की वहीं भून के रख दूंगी। तुझे देखकर तो वाकई में मेरे बहुत ज्यादा गुस्सा आने में लगी हुई है। इतना सुनने के बाद वो ग्रैंडमा वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। ये देखकर एमसी काफी सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि आजकल का जो पुलिस है वो वाकई में लोगों को इस तरीके से डराती है। तभी वो पुलिस वुमन उसको अपनी गन वापस रखती है पीछे की तरफ, उससे कहने लगती है कि मैंने तुम दोनों के बीच में जो बातें होने में लगी हुई थी वो सारी की सारी बातें सुन ली है, और तो और इसने कई सारे इनोसेंट बॉयज को भी मारा है अपने ग्रेट ग्रैंडसन को हासिल करने के लिए, और मैं वाकई में अपने आप को कंट्रोल करने में लगी हुई हूँ कि मैं इसे ना मार। तुम जैसे बॉयज को तो यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना चाहिए जब भी तुम बाहर घूमने के लिए जाते, क्या पता कि अगर तुम्हें कभी इन जैसे पागल औरत के सामना करना पड़ा तो तुम्हें फ्यूचर में क्या होगा तुम्हारा। लेकिन फिर भी अगर तुम वाकई में बचना चाहते हो तो कैसा लगा कि मैं तुम्हारी खुद एक पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाती हूँ अगर तुम मुझसे भीख मांगो तो, और उसे अप्रोच करने लगती है और बहुत ज्यादा नजदीक आ जाती है एमसी के, और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो हमारे एमसी को छेड़ने की कोशिश कर रही होती है। और जब इतना चल रहा होता है तभी हमारी सिस्टम वहां पर बीच में कूद पड़ती है उन दोनों के रोमांस में बीच में आकर, और कहने लगती है कि तुम्हें जो सिस्टम से मिशन मिला था वो तुमने कंप्लीट कर लिया है, इसके बदले में तुम्हें तुम्हारे रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं। ये देखकर हमारा एमसी काफी डर भी जाता है, जिससे कि जब वो लड़की क्रोध आने की कोशिश करती तो एमसी के द्वारा उस लड़की को बहुत ज्यादा जोड़कर धक्का लगता है, सीधे जाकर वो पेड़ से टकरा जाती है। तभी हमारा एमसी सिस्टम से कहने लगता है कि सिस्टम तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डरा ही दिया था। तभी जो सिस्टम है उससे कहने लगता है कि तुम्हें मुझे इस तरीके से ब्लेम करने की जरूरत नहीं है और मैं इस तरीके से तुम्हें इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी। मुझे जहाँ पर सेंस हुआ कि तुमने कुछ को कंप्लीट कर लिया है तो मैं यहाँ पर वापस आके तुम्हें रिवॉर्ड देने के लिए। तभी एमसी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम इतने समय से थी कहाँ और तुम्हारा जो यूथ हेल्थ ऑटोमेटिक माउसिक मैनेजमेंट है उसके बारे में क्या, इससे कि तुम्हें कभी कोई सीड्यूस करने की कोशिश करेगा तो हमारा एमसी उसके उन पार्ट्स को देख ही नहीं पाएगा, वो तरीके से ब्लर हो जाएंगे जिससे कि उसे कुछ फील होगा ही नहीं और वो कभी भी चार्म वाली टेक्निक में फंसेगा नहीं। इसलिए सिस्टम के द्वारा इसे ये टेक्निक प्रोवाइड करवाई जा चुकी है और ये एक ऐसी स्किल है जो कि ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगी।
और तभी ये पुलिस वीमन हमारे एमसी की सीधा पावर देखने के बाद काफी शौक होती है और वापस से खड़ी होकर कहने लगती है मन में सोचते हुए, अब मुझे समझ में आया कि जो जुवान लांगजी है उसने इस बंदे को पिकअप क्यों किया था। ये मेरी सिडक्शन टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया मैंने इस बंदे के ऊपर, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बंदा इतना ज्यादा शांत है कि कुछ भी हुआ ही नहीं है जैसे कि। लेकिन मेरा जो मिशन है वो इस तरीके से मैं अलाउ नहीं कर सकती गिव अप करने के लिए। एक बार मैं इस बंदे को किस कर दूं तो ये मुझसे कभी भी नहीं बच पाएगा। और वह बंदी एक और बार हमारे एमसी को पीछे से अप्रोच करने लगती है और कहने लगती है कि हे हैंडसम बॉय, तुम्हारी जो रिएक्शन थी वो वाकई में बहुत ज्यादा कोइट थी। क्या तुमने कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी गर्ल को डेट नहीं किया? क्या तुम मुझे टच करना चाहोगे? और वो हमारे एमसी गर्दन को टच करने लगती है और उससे कहने लगती है कि आफ्टर ऑल तुम वाकई में बहुत ज्यादा हैंडसम मैन हो, अगर तुम चाहो तो तुम जो चाहे कर सकते हो मेरे साथ। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमारा सिस्टम अपनी उस टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है तो हमें पता चलता है इसके पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्लर कर दिया जा चुका है और उसे ये भी बताया जा चुका है कि ये बंदी उससे झूठ बोलने में लगी हुई है कि ये एक हैंडसम बंदा है। ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी को दिल पर चोट लग जाती है। इसको देखकर वो वहां भी उदास होते मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अच्छा ये तो सिस्टम था, इसने जो मुझे टेक्निक प्रोवाइड करवाई है वो एक रियल टाइम कमेंट्स बुलेट स्क्रीन है और माउस एक इफेक्ट है यानी कि ब्लड इफेक्ट है। और जब हमारे एमसी को इसके इंटेंशंस के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है और कहने लगता है कि मुझे अब वापस जाना होगा और तांग मूवी के इसके बारे में पता चलना होगा कि हमने क्वेस्ट को सॉल्व कर लिया है। और मन में सोचते हुए कहते हुए जा रहा होता है कि जो एबिलिटीज मुझे मिली है इसका इस्तेमाल कर मैं वाकई में झूठ का पता लगा सकता हूँ और जो भी कुछ रिड्यूस करने की कोशिश करेगा वो ब्लर हो जाएगा। और वो सिस्टम से कहने लगता है क्या जो यूथ हेल्थ ऑटोमेटिक माउसिक मैनेजमेंट है वो वाकई में इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहता है क्या हमेशा? जहाँ तक कि जो शैन के एक की ड्रेस है वो इतनी ज्यादा रिवीलिंग तो नहीं थी। ये बात सुनने के बाद सिस्टम उससे कहने लगती है लेकिन तुम सभी के सभी ह्यूमन जितने भी होते हैं इन्होंने ये रूल बनाकर रखा हुआ है कि बच्चे लोगों को इस जैसी अनहेल्दी चीजों को नहीं देखना चाहिए। ये बात सुनने के बाद एमसी कहने लगता है कि मैं अब कोई बच्चा नहीं रहा, क्या ये चीज वाकई में मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी? मैं इसका ऑफ कैसे करूँ मुझे ये बता। ये बात सुनने के बाद सिस्टम मुझसे कहने लगती है कि इसका बात तुम्हें खुद पता लगाना पड़ेगा। और जब हमारा एमसी इस लड़की की सिलेक्शन टेक्निक से अट्रैक्ट नहीं होता है तो वो काफी उदास महसूस करने लगती है और कहने लगती है कि मैं वाकई में इतनी अट्रैक्टिव नहीं रही हूँ क्या, और अपनी बॉडी को चेक करने लगती है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी पुलिस वाली कार से उन दोनों को छोड़ जाती है घर पर, जहाँ पर हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद ऑफिसर जो आपने हमारे स्कूल पर वापस छोड़ दिया हमें। और वांग जी उसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा है कि मैं वाकई में आपको डिनर बाय करना चाहूंगा आपके लिए, क्या आप डिनर पर चलोगी? जिसको देखकर एमसी समझ जाता है कि ये बंदा वापस से छेड़ने की कोशिश करने में लगा हुआ। लेकिन वो लड़की तो और भी तेज निकलती है और उससे कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, अगर ये चैन भी हमारे साथ ज्वाइन करेगा तो हम लोग जरूर चलेंगे, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे। ये बात सुनने के बाद जो सिस्टम है वो उससे कहने लगती है कि जो ब्यूटी है वो वाकई में तुम्हें पसंद करने में लगी हुई है। ये बात सुनने के बाद एमसी कहने लगता है कि आखिरकार ये क्वेश्चन है वो क्यों, मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों ये मुझे पसंद कर रही है। एक तरीके से पसंद करना नहीं है बल्कि मैं इसका क्या चाहिए इसे मुझसे। अगर मेरे पास झूठ बोलने वाली पता लगाने वाली एबिलिटी नहीं होती जो कि मुझे तुम्हारे रिवार्ड के द्वारा मिली थी तुम्हारे से, वो इस समय से बेटर टाइम पर नहीं आई थी। तुमने वाकई में सरप्राइज कर दिया, वरना मैं कभी पता ही लगा पाता कि आखिरकार ये बंदी मुझे झूठ बोल रही है सच बोलने में लगी हुई है। ये बात सुनने के बाद वो कहने लगती है घबराते हुए कि यही तो मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी किस्मत वाकई में बहुत अच्छी आइटम हासिल करने के लिए। और तभी वो वहां से जाते हुए उससे कहने लगते कि तुम उसे कार्ड देते हो, कहने लगते कि तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। और वो हमारा एमसी उस कार्ड को पकड़ लेता है। इसको देखकर एमसी उसे रीड करता है तो कहने लगता है कि शैन आखिरकार तुम मुझ में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों दिखाने में लगी हुई हो, और ये सिस्टम मुझसे क्या छुपाने में लगी हुई है। तभी वांग जी को ये बात पता चलता है कि उसके दोस्त को एक बहुत ज्यादा अच्छा कार्ड मिला है, वो भी किसी और से नहीं बल्कि मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल ऑफिसर से उसका फोन नंबर मिल चुका है। और कहने लगता है कि मुझे भी दो, मुझे भी इसका नंबर चाहिए। तुम्हारी किस्मत है जो लड़कियों को लेकर वो काफी ज्यादा बेटर है, और जितनी भी लड़कियां तुम्हारे पास आती हैं वो सभी की सभी स्टनिंग ब्यूटी है। तुम्हारी थोड़ी बहुत किस्मत मुझे भी दे दो यार। वो भगने लगता है हमारे एमसी से दूर भगने लगता है। जहाँ पर वांग जी उससे कहने लगता है कि देखा जाए तो जो काफी बहुत ज्यादा बुरी बात हुई कि जो गॉडेस थी हमारी गॉडेस था वो हमारे साथ नहीं आने वाली, वरना मैं उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर आसपास के जितने भी लौंडे लोग हैं उन सभी को कितना जलेस महसूस करवाता। ये सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में एक टू टाइमर, तुमने अभी अभी इस ऑफिसर के साथ फ्लर्ट करने में लगे हुए थे और अब तुम यहाँ पर गॉडेस तांग के बारे में बात करने में लगे हुए थे। मुझे लगता है गॉडेस तांग है वो जुएलैंड के साथ वापस आ जाएगी। उन्होंने कहा था कि वहाँ पर कुछ ऐसे मैटर्स है जो कि वो फॉलो अप करना चाहते हैं और कंप्लीट करना चाहते हैं। तभी सिस्टम उससे कहने लगती है कि जो पुलिस है वो सारे के सभी केस ने पुलिस ने सॉल्व कर दिया है, तो आखिरकार वहाँ पर ऐसा क्या रह गया है उसके लिए निपटाने के लिए। वो बस इस बात को लेकर चिंता दिखाने में लगी थी कि जुएलान है वो यहाँ पर वापस नहीं आएगी। यहाँ पर वांग जी को जब उसकी दादी माँ के बारे में पता चलता है, ग्रैंड माँ के बारे में, तो काफी शौक होते हैं, घबराते हुए कहने लगता है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि जुएलान की ग्रैंड माँ है वो इतनी ज्यादा रूथलेस मर्डरर है। देखने में तो वो कितनी देर नाइस लगती थी। ये बात सुनने के बाद एमसी उसका मुंह बंद कराता है और उससे कहने लगता है कि इस मैटर के बारे में कोई भी यहाँ पर नहीं, तो तुम याद रखना कि इसको ना ही तुम किसी के बारे में बताना। अगर यहाँ के जो फालतू लोग हैं जो कि गॉसिप्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, उन्हें इनके बारे में पता चल गया और रूमर्स स्प्रेड होना फैलना चालू हो गए, तो जुएलान को यहाँ पर बुरी तरीके से बुली किया जाएगा। यहाँ तक मुझे लगता है कि जुएलान को अभी तक अपनी ग्रैंड माँ के जितने भी बुरे काम करती थी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ना ही कोई अंदाजा है। लगता है वो सिर्फ अकेले ही ये सब काम किया करती थी। और अगर सभी लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो किस तरीके से लोग इसे बुली किया करेंगे कि स्कूल आने के बाद भी इसे शर्म नहीं आती है कि ये दूसरे के मर्डर करके यहाँ पर आने में लगी हुई है। जैसे को तो पढ़ाई से भी दूर भगना चाहिए, क्विट कर देना चाहिए स्कूल को। ये सारी की
सारी सिचुएशन समझाने के बाद वांग जी से कहने लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया। और जब ये लोग बातें करने में लगे हुए होते हैं तभी वहां पर कोई आता है और उससे क्या लगता है क्या तुम्हारा नाम ये चैन है, लिन यूजी के बॉयफ्रेंड। और वो बंदा देखने में काफी डरावना लगता है। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि तुम किस बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने में लगे हुए हो। और तो और ये वू क्विंग है जो कि ऑलरेडी लिन यूजी का पीछा करने में लगा हुआ था। जब वहां पर इतने ज्यादा गुंडों के द्वारा हमारे एमसी को घेर लिया जाता है तो सभी के सभी लोग इसके बारे में बात करने में लगे होते हैं और कह रहे होते हैं कि भाई साहब इस बंदे की तो लग गई, इसने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। यहाँ पर मुझे पता है कि लिन यूजी का जो शूटर है वो कोई और काफी पावरफुल बंदा है, लगता है कि ये बंदा यहाँ पर नहीं बचने वाला। तभी हमारा एमसी उन सभी से कहने लगता है कि अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो तुम सभी के सभी एक साथ मुझ पर अटैक कर क्यों नहीं करते हो, मैं तुम सभी से चारों के चारों से एक साथ निपट सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद तीनों की इज्जत चारों की इज्जत का फालूदा हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए हमारा जो सिस्टम है वो उसके लिए कुछ प्रोवाइड करवा देता है और कहने लगता है कि 1v4 करते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेंगे। और हमारा एमसी अपनी ब्रूस ली एक्सपीरियंस तालिस्मान को एक्टिवेट कर देता है और इतना करने के बाद वो चारों को धोना चालू कर देगा एक एक करके। और उन सभी को 1 सेकंड या 2 सेकंड में धोने के बाद वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें सर से लेकर ऊपर तक पूरी तरह से धो दिया है और आज से और अभी से ये मैं अनाउंस करता हूँ कि इस स्कूल का जो हेड है उसे रिप्लेस कर दिया जा चुका है, वो भी मेरे द्वारा। और जैसे ही मिशन कंप्लीट हो जाता है तो सिस्टम उसे रिवॉर्ड देना चालू कर देती है। बांग जी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और क्या लगता है कि ब्रो तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। और उसे रिवॉर्ड के तौर पर काफी ज्यादा आइटम्स भी मिलते हैं और कई सारी टेक्निक्स और बॉक्सिंग टेक्निक वगैरह वगैरह मिलता है, ज्यादा नहीं बताने वाला। जब हमारा एमसी उनको देखता है तो काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि वाह मुझे एक टेक्निक बुक भी मिल चुकी है बॉक्सिंग के रेसलिंग के बारे में और दोनों के दोनों प्रोविंशियल चैंपियन लेवल की टेक्निक्स है, फैंटास्टिक। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा फायदा हो गया इस बार। लेकिन मुझे ये बताओ कि मैं इन टेक्निक को सीखूंगा तो सीखूंगा कैसे, क्योंकि जो ब्रूस ली एक्सपीरियंस तालिस्मान है वो ऑलरेडी जल्दी एक्सपायर्ड हो जाएगा, आज नहीं तो अभी कभी। ये मेरे लिए बेटर है कि मैं इनको खुद ही सीख लूं। तो तभी वहां पर एक बंदा भागते हुए आता है, उससे लगता है कि ये चैन आखिरकार तुमने यहाँ पर ये सब क्या कर दिया। और वो बंदा जो पड़ा हुआ था जिसको हमारे एमसी ने पीटा था वो कहने लगता है कि कोच आप यहाँ पर आ चुके हो, आप बिल्कुल सही समय पर आए हो, इस बंदे ने मेरी हड्डियां तोड़ दी, मैं क्या करना चाहिए। ये बात सुनकर वो कोच शॉक हो जाता है। तभी वांग जी अपने दोस्त को बचाने के लिए आगे आता है और उससे कहने लगता है कि मिस्टर किंग जहाँ तुम्हारे जो स्टूडेंट थे उन्होंने फाइट करना पहले चालू किया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस पर फाइट किया था। ये बात तो बिल्कुल सच, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी लोगों ने इस बात को विटनेस कर लिया था क्योंकि उन लोगों ने पहले अटैक किया। लेकिन ये बात सुनने के बाद वो कोच रेडी नहीं होता उसकी बात को मानने के लिए और कहने लगता है कि तुम सभी के सभी कचड़े हो। क्या तुम्हें पता भी है कि जो वू क्विंग है वो कितना ज्यादा हमारे कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि वो एनबीए को ज्वाइन कर सके। और ये जब से हमारे कॉलेज का स्टेब्लिशमेंट हुआ है तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना पावरफुल बंदा यहाँ पर था, लेकिन अब तुमने इसके राइट हैंड को चोट पहुंचा दी है। यहाँ तक कि तुम जैसे अगर 100 लोग भी आ जाएंगे तो इससे कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है मिस्टर क्वीन, आखिरकार हमें इसे किस तरीके से सेटल करना चाहिए। तभी वो बंदा चिल्लाते उससे कहने लगता है कि अच्छा तुम अभी इस मैटर को सेटल करना चाहते हो, अगर ऐसी बात है तो तुम अपने पेरेंट्स को यहाँ पर बुला सकते हो और मेरे सामने उन्हें घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए कह देना और फिर देखते हैं कि आखिरकार वो माफी करते हैं तुम्हें या नहीं करते हैं। और उसके बाद तुम्हें वू क्विंग को 5 मिलियन युआन देने पड़ेंगे कंपनसेशन के तौर पर। अगर तुम इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो तुम्हें अपने हाउस को और अपने ब्लड को भी बेचना पड़ेगा, यहाँ तक कि अपनी किडनी को भी। और वो फालतू की बकवास करना चालू करने लगता है, इतना ज्यादा फालतू बोल रहा होता है कि इसका जो कैरियर है वो खराब हो जाएगा, अब तुम्हें कंपनसेट करना पड़ेगा, अब तुम क्या करोगे पूरी पूरी जिंदगी पर तुम्हें इसका ख्याल रखना पड़ेगा, फालतू फालतू और बकवास ब्ला ब्ला कर देता है। और इतनी ज्यादा बकवास करने के बाद हमारे वांग जी को गुस्सा आ जाती है। क्या लगता है कि 5 मिलियन युवा ऐसे बढ़िया तो तुम जाकर बैंक को लूट क्यों नहीं लेते। और आसपास के लोग भी यही कह रहे होते हैं कि ये शिट, इस ये चैन की तो लग गई भाई, इसने अपनी पूरी पूरी किस्मत पूरी पूरी जिंदगी तबाह कर ली है। जो वू किंग है वो मिस्टर क्वीन का फेवरेट स्टूडेंट है, अगर ये वाकई में एनबीए ज्वाइन कर सकता है तो मिस्टर क्वीन की जो लाइफ है पूरी तरीके से सेट हो जाती है। अब इसका जो मनी का जो सोर्स था पूरी तरीके से तबाह कर दिया है ये चैन ने, इसलिए ये भड़केगा तो है। क्योंकि जो मिस्टर क्वीन है उन्होंने कई सारे प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर्स को ट्रेन किया है जिससे कि हमारे प्रेसिडेंट उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। अगर ऐसी बात है तो वो जरूर ये चैन को यहाँ से निकाल देंगे ताकि वो मिस्टर क्वीन को शांत करा सके और यहाँ पर बैठा सके रख सके। ये बात सुनने के बाद वो दोनों के दोनों कुछ भी नहीं कहते और घबरा जाते हैं। तभी हमारा एमसी हंसता है उससे कहने लगता है कि मिस्टर क्वीन, मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, आखिरकार तुम अपने लिए कुछ ईल्स क्यों नहीं खरीदते हो ताकि तुम्हारे दिमाग की पावर थोड़ी बढ़ सके, वरना मैं तुम्हें पागल समझूंगा। ये बात सुनने के बाद मिस्टर क्वीन को गुस्सा आ जाती है तो वो उस पर बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए और कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई बेच, आखिरकार तूने मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट करने में लगा हुआ है, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने तुम्हें सही से सबक नहीं सिखाया और मैं तुम्हें दिखाता हूँ तू बास्टर्ड कहीं के। तभी वांग जी उससे क्या लगता है कि ये चैन क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, जो मिस्टर किंग है वो ऑलरेडी प्रोविंशियल सांडा चैंपियन है, ये गेम का नाम है, अगर तुम इसे किस तरीके से चैलेंज कर सकते हो। एमसी क्या लगता है कि मरो या मार, मैं जब तक फाइट करूंगा जब तक मैं इसे हरा नहीं देता। और वांग जी को एक जोरदार थप्पड़ मार के उसे दूर भगाते हो, क्या लगता है कि तू पहले फुर्सत में यहाँ से निकल दे और मेरे रास्ते में बिल्कुल भी मत आना। ये बात सुनने के बाद वांग जी से क्या लगता है कि ये चला कर तुम ये सब क्या करने में लगे हुए हो। तभी सिस्टम के द्वारा जो रिवॉर्ड मिलता है हमारे एमसी को वो एक्टिवेट करते हुए उससे क्या लगता है कि मैं ऑलरेडी प्रोविंशियल लेवल का चैंपियन हूँ, मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता और तुमसे फाइट करना भी बहुत ज्यादा आसान है, जैसे कि मैं किसी चीटी को मारने में लगा हुआ। तभी वो जो मिस्टर क्वीन है उससे क्या लगता है कि ये चैन तेरी हिम्मत कैसे इस तरीके से मुझसे बात करने की, तुमने मेरे स्टूडेंट को चोट पहुंचाई है, इसके बदले में तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा ही। और तभी दोनों फाइट करना चालू कर देते हैं
और जब पता चलता है अगले ही पल कहीं हमारा एमसी उस बंदे को मारने में कामयाब रहता है और वो बुरी तरीके से पीट देता है और एक ही अटैक में उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसको देखकर सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और क्या लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये चेन्नई वाकई में मिस्टर कोइन को सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्राइक में हरा दिया है। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा कूल है। तभी मिस्टर कोइन चिल्लाता है, उससे क्या लगता है कि तुम बास्टर्ड कहीं के। यहाँ पर इस कॉलेज में इस स्कूल में ऐसा कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है कि किसी स्टूडेंट ने टीचर को इस तरीके से बुली किया या फिर असॉल्ट किया है। तो मैं इस कॉलेज से डिसमिस कर दिया जाएगा। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं तुम्हें जेल में भी डाल दूंगा, याद रखना इस बात को। यहाँ पर दूसरे मन में सोचते हुए क्या लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल होने में लगा हुआ था कि जो प्रोफेशनल बॉक्सर्स है वो 3 से 5 पंच तो पर सेकंड के हिसाब से मार सकते हैं। भले ही मैं प्रोविंशियल सांडा चैंपियन हूँ, लेकिन मैं भी सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के अंदर अंदर 3 पंचेस मार सकता हूँ। लेकिन ये कैसे बोल सकता है कि इस बंदे ने 1 सेकंड के अंदर अंदर 5 पंचेस मारने में कामयाब रहा। यहाँ तक कि ये टायसन के पंच कॉम्बो थे, वो भी मोस्ट पावरफुल बॉक्सिंग टेक्निक है और वो वही सिर्फ है जो पर सेकंड 5 पंचेस मार सकती है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम मुझे डिसमिस तो करवा सकते हो, लेकिन तुम मुझे जेल में भेज दो, ये बस एक झूठा है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी लीगल रिपोर्ट को वॉच कर लिया है बढ़ते हुए और ये चीज वाकई में बहुत ज्यादा हेल्पफुल निकली है मेरे लिए। तो क्योंकि जो चीज हम लोग यहाँ पर करने में लगे हुए थे वो सिर्फ फाइट से बहुत ज्यादा है और ये क्रिमिनल केस भी बन सकता है तुम्हारे लिए। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए उसे कई सारे रिवॉर्ड देता है क्योंकि उसने सभी के सभी मिशन कंप्लीट कर लिए होते हैं, उसे हरा दिया होता है। इसके बदले में उसे 1.2% का सिस्टम रिपेयर कार्ड भी मिल जाता है। और इतनी ज्यादा टेक्निक देखने के बाद हमारा एमसी खुश होता है और सिस्टम से कहने लगता है कि ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि गेम खेलने में लगा हुआ और लेवल्स को क्लियर करने में लगा हुआ। ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। तभी सिस्टम उससे कहने लगता है कि अब तुम्हें समझ में आया कि आखिरकार तुम इस तरीके से कोई क्वेस्ट को पोस्ट करोगे तो तुम काफी ज्यादा एंजॉय कर सकते हो, तुम्हें और ज्यादा क्वेस्ट करनी चाहिए। अभी जो मिस्टर क्वीन होता है वो एमसी से कहने लगता है, क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जा सकते हो मेरे साथ? अगर वो तुम्हें डिसमिस करता है या नहीं कर सकता है वो देख लेते हैं। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये बंदा मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों दिखने में लगा हुआ अब तो। और हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं जा सकता हूँ वहाँ पर, चलो चलते हैं। तभी हमें प्रेसिडेंट के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मिस्टर को रोते रोते उससे कहने में लगा होता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, ये चेन ने हमारे स्टूडेंट को और मुझे बुरी तरीके से असॉल्ट किया है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि तुम पंख कहीं के, आखिरकार ये तुम्हारे अंत की पहली शुरुआत होने में लगी हुई है। मैं इसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। एक बार तुम यहाँ से डिसमिस हो जाओ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट होती है वो कोई और नहीं बल्कि में एक लड़की होती है। उसको देखकर वो उसको बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम जा सकते हो और डिसमिस कर सकते हो इसको। ये सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि प्रेसिडेंट, क्या तुम वाकई में ये नहीं पूछना चाहती हो कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था और तुम इतनी ज्यादा डिसीजन कैसे बना सकती हो बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के? यहाँ पर सिस्टम उसके कंप्यूटर में देखती है और उसे बताने लगती है कि ये जो बंदी है वो यहाँ पर गोस्ट डीमंस के बारे में और मॉन्स्टर हंटर्स के बारे में सर्च करने में लगी हुई है। ये बात सुनने के बाद एमसी को एक मौका मिल जाता है और वो कतई एक्साइटमेंट से भर जाता है और कहने लगता है कि अब यहाँ पर मेरी बारी आ चुकी है पूरी तरीके से टेबल्स को बदलने के लिए। और वो अपनी प्रेसिडेंट से कहने लगता है कि प्रेसिडेंट दिया, क्या तुमने वाकई में आजकल अपनी लाइफ में कई सारी अजीब अजीब चीजों का एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है क्या तुम्हें? ये बात सुनने के बाद वो प्रेसिडेंट एक्साइटमेंट से भर जाती है और वो तुरंत हमारे एमसी की बात सुनने के लिए रेडी हो जाती है और कहने लगती है, क्या तुमने यहाँ पर कुछ नोटिस किया उल्टा सीधा? और तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि हाँ, इसके बारे में मुझे लगता है कि हमें अकेले बात करना चाहिए। ये बात सुनने के बाद मिस्टर को गुस्सा आ जाती है और कहने लगता है कि प्रेसिडेंट, आपको इस बंदे की बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। तभी एमसी कहने लगता है मन में सोचते हुए कि इसकी कितनी ज्यादा ओवर रिएक्शन है इस लड़की की, लगता है कि ये बाकी में बहुत ज्यादा डरी हुई है इस वक्त। तभी वो प्रेसिडेंट उससे कहने लगते कि तुम पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लो, तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा। इसको देखकर मिस्टर को उनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता और वो वहां से निकल लेता है। तभी वह हमारा एमसी से पूछने लगती है, क्या तुम्हारा नाम ये चैन है? बिल्कुल सही कहा मैंने। आखिरकार तुमने क्या नोटिस किया है? तुम मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी मदद कर सकते हो। तभी एमसी कहने लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि तुम पूरी जो तुम्हारी बॉडी है वो डीमन एनर्जी से घिरी हुई है। तो आखिरकार मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, पहले तो तुम ये बता। अभी अभी तुमने यहाँ पर बिना किसी इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब बिना छानबीन किए हुए मुझे डिसमिस करने का ऑर्डर तुमने दे दिया था। ये बात सुनने के बाद वो लड़की अपनी एक्सप्रेशन देती है और उससे कहने लगती है कि आजकल मेरी जो जिंदगी में बहुत ज्यादा बिजार थिंग होने में लगी हुई है और गोश्त वगैरह मुझे परेशान कर रहे हैं, इसलिए मेरा दिमाग संग से काम नहीं कर रहा था और मैंने इतनी ज्यादा ताकत नहीं दिखाई कि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बातों को इन्वेस्टिगेट करूं। कैसा लगा इस बारे में कि अगर मैं मिस्टर कुन को यहाँ से फायर कर दूं और उसके बदले में मैं तुम्हें 5 मिलियन युआन भी देने के लिए तैयार हूँ? तुम क्या कहते हो इस बारे में? ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है, तुम यहाँ पर अपने स्टूडेंट का इस्तेमाल करने में लगी हुई, वो भी अपने पर्सनल इश्यू के लिए, और तुम तो यहाँ तक अपने स्टूडेंट को निकालने के लिए भी तैयार हो गई। और अब यहाँ पर जब तुम्हें पता चल चुका है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता है तो तुमने अपने कॉलेज को ही धोखा दे दिया है, खुद अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, बिना किसी हेजिटेशन के। यहाँ तक कि तुम्हारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तुम्हारी गलती के कारण जो हुई थी, तुम उनको लेने के लिए भी तैयार नहीं हो। तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि पैसा तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ खरीद सकता है? तुम तो बस एक ब्लड सकिंग कैपिटलिस्ट हो और कुछ भी नहीं। इतनी ज्यादा बुराई सुनने के बाद लड़की के पसीने छूट जाते हैं। तो वो कहने लगते कि अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा, तुम ही मुझे बता दो।
ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उसकी फिरकी लेते हुए उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपने कपड़े मेरे सामने क्यों नहीं उतार देती हो। ये बात सुनने के बाद सिस्टम उससे कहने लगती है कि ये बंदा शायद ये बात भूल चुका है कि इसका जो यूथ हेल्थ ऑटोमेटिक मॉर्निंग मैनेजमेंट है वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा और सिर्फ मैं ही अकेली ऐसी बंदी रहूंगी जो कि इसे देखने में कामयाब रहूंगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो प्रेसिडेंट अपने कपड़ों को उतारना चालू कर देती है तुरंत, वो भी बिना कुछ सोच समझे। और जब मिस्टर क्वीन उसकी बातें सुनने की कोशिश करने में लगे हुए होते हैं तो मन में सोचते हुए जब उसे सुनाई देता है कि अपने कपड़ों को उतार लो तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि जो ये चैन और जो प्रेसिडेंट जिजिया है उनके बीच में बहुत ज्यादा रिलेशनशिप चलने में लगी हुई है और इतना ज्यादा डीप में आ चुके हैं कि अब वो तो यहाँ पर ऑफिस में भी करने में चालू हो गए हैं। क्या जो ये चैन है वो वाकई में मेरे बारे में बुरी बातें करने वाला है? मैंने जो न्यू परचेज्ड न्यू विला खरीदा था उसकी जो किस्त है अभी तक ईएमआई मैंने वो नहीं भरी है। क्या होगा अगर मुझे इस कॉलेज से निकाल दिया गया तो? तभी हमारा एमसी बाहर आता है और उससे कहने लगता है कि मिस्टर क्वीन आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हो। तभी मिस्टर क्वीन उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा तेज हो, यहाँ तक कि तुम्हें तो 3 मिनट भी नहीं हुए। और समझने वाले ये बात समझ चुके होंगे कि आखिरकार ये किस 3 मिनट की बात कर रहा है और हमारा एमसी नहीं समझ पाता। लेकिन जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा शानी होती है और स्मार्ट होती है, वो समझ जाती है और कहने लगती है कि इस बंदे ने यहाँ पर कपड़े उतारने वाला स्ट्रिप नाम का वर्ड सुन लिया है, इससे गलतफहमी हो चुकी है और तुम इतनी जल्दी बाहर आ चुके हो। और इस बंदे की आंखों में तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो डिस्क्राइब कर रही है कि किस तरीके से तुम्हारी जो स्पीड है वो वाकई में बहुत ज्यादा तेज है, तुम्हें जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और तुम अचानक से 3 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारी पावर पूरी पूरी खत्म हो गई है और तुम ज्यादा देर टिक नहीं पाते हो। ऐसा इस बंदे को लगता है। ये बात सुनने के बाद एमसी को गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट होती है वो उसके कमरे से उस ऑफिस से बाहर निकलती है और उससे कहने लगती है कि मिस्टर क्वीन तुमने कहा था कि तुम इस बंदे ये चैन को डिसमिस करना चाहते हो। और मिस्टर क्वीन ये बात सुनने के बाद बिल्कुल से एकदम से एक्सप्रेशन लेस हो जाते हैं, पूरी तरीके से बदल जाता है और कहने लगता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, मैं तो अपना सब गलती से पटक दिया था, उसी के कारण मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए आया था। एक्चुअली मैं बताऊं मैं तो इसकी मदद करना चाहता हूँ नेशनल स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए। ये चैन काफी समय से काफी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है जो कि जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए दूसरों के सामने आता है, वीक कमजोरों की मदद करता है और सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, पोलाइट है, वेल एजुकेटेड है, टैलेंटेड है, कैपेबल स्टूडेंट है। ये जैसे जो रेयर टैलेंटेड है वो यहाँ पर मिलना काफी ज्यादा रेयर बात। और इतनी तारीफ करता है कि ये चैन तो यहाँ पर हमारे स्कूल की एक होप है, बिना इसके तो हमारा स्कूल कुछ कर भी नहीं सकता वरना हमारी डार्कनेस में चला जाएगा। भाई पूरा भगवान बना दिया ये चैन को इसने। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुम मेरी कुछ ज्यादा तारीफ करने में लगे हो और सिस्टम इसको बात को सुनने के बाद हंसने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुम ह्यूमन बींग से वाकई में बहुत ज्यादा फनी और बहुत ज्यादा मजेदार हो और जो चीज ने पहले ऐसा कही थी ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तभी वो प्रेसिडेंट उससे कहने लगती कि ये चैन तुम उस पर जो इल्जाम लगाने में लगे हुए थे ये चैन पर, वो तुम्हें इस बात के लिए जाने तो दे सकता है लेकिन मैं इस बात से लेकर बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ और ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हो, तो मैं तो ये चैन की मदद करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए उसका। अगर वो वाकई में तुम्हारे लिए अच्छे शब्द नहीं कहता तो शायद मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करती, भले तुम चाहे कितनी भी माफी मांगते। तभी मिस्टर क्वीन उससे घबराते हुए माफी मांगता है, उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें इस तरीके से ऑफेंड कर दिया था। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें कभी परेशान होने दूंगा। आज से तुम मेरे बड़ी बन के रहोगे। अगर किसी ने तुमसे पंगे लेने की कोशिश भी की तो हम उसे पूरी तरीके से निपटा देंगे। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी भी कहीं सरप्राइज हो जाता है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मिस्टर क्वीन तुम्हारी जो शेमलेसनेस है ना उसके लिए मैं थम अप देना चाहूंगा। ये बात सुनने के बाद मिस्टर क्वीन हंसने लगता है। उससे क्या लगता है कि इस स्कूल में सर्वाइव करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और प्रेसिडेंट और हमारे एमसी वहां से जाने लगते हैं और प्रेसिडेंट उससे कह रही होती है कि तुम इस बात का ख्याल रखना कि तुमने अभी भी जो भी मुझसे कहा है तुम इस बारे में कभी भी भूलना मत और किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर बुली मत करना। ये बात सुनने के बाद वो मान भी जाता है। और तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा एमसी और वह प्रेसिडेंट उसके कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो उससे कहने लगते हैं कि मास्टर ये है मेरा घर है, यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब अजीब चीजें होने में लगी हुई है कुछ दिनों से, जब से मैं यहाँ पर वापस आई हूँ। ये बात सुनने के बाद एमसी कहने लगता है कि मुझे लगा था कि तुम जैसी बॉस होगी वो किसी विला में रहती होगी यहाँ, लेकिन मुझे समझ में आया कि तुम तो बस इस जैसे अपार्टमेंट में रह रही हो। ये बात सुनने के बाद वो लड़की उससे कहने लगती है कि तुम मेरे साथ मजाक करने में लगी हुई हो। जब मैं किसी भी वेकेशन वगैरह पर होती हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ तभी रहती हूँ विलास वगैरह में। मेरे पास 233 विलास है टोटल मिलाकर पूरी कंट्री में। अगर तुम चाहो तो तुम उन सभी के सभी को रख सकते हो। ये बात सुनने के बाद एमसी उसे मना करने लगता है। उससे क्या लगता है कि ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है और सिस्टम से कहने लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा जेलस महसूस होने में लगा हुआ है। तभी सिस्टम उससे कहने लगती है कि तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो और हार्ड वर्क करो तो तुम्हारे पास इससे भी ज्यादा विला मौजूद होंगे। जहाँ पर हमारा एमसी किसी को नोटिस करता है तो पता चलता है इसके पैरों को कोई छूने में लगा हुआ है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो हाथ जो छूने में लगा हुआ होता है बंदा वो उससे कहने में लगा होता है जब कोई भी हो वो तो पता नहीं, वो तो पता चलेगा आगे कि आखिरकार ये कितना ज्यादा हैंडसम बंदा है। और ये एक मेल गोश्त ही होता है जो कि कह रहा होता है कि मैंने काफी ज्यादा मजे नहीं किए हैं इस लौंडिया के साथ, जब मैं इसके साथ आज रात को पूरी तरीके से खत्म हो जाऊंगा तब मैं इस यंग मास्टर के भी मजे लूंगा। ये बात सुनने के बाद हमारी जो मिस होती है वो उसे प्रेसिडेंट होती है वो उसे बताने लगती है और उससे कहने लगते हैं कि ये चीज मेरे साथ आजकल बहुत ज्यादा होने में लगी हुई है
और जब भी मैं आराम करने के लिए जाती हूँ अपने कमरे में तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई मेरी बॉडी को छूने में लगा हुआ है। और जब मैं सोने जाती हूँ तो ऐसा लगता है कोई मेरे साथ सोने में लगा हुआ है। और जब मैं नहाने जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि नहाने में वहां पर कोई आ चुका है। और ये चीज मुझे हर जगह फॉलो करने लगती है, यहाँ तक कि मैंने कई सारे अपार्टमेंट्स को चेंज कर लिया, लेकिन मैं इस मुसीबत से छुटकारा नहीं पा रही हूँ। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है मन में सोचते हुए, ये डीमन है, वो जो डीमन है ना, उसका टारगेट मैन एंड वुमेन दोनों के दोनों है। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट काफी ज्यादा घबराई हुई होती है, उसके प्रश्न छूट रहे होते हैं घबराहट के कारण, और वो कहने लगते हैं कि मास्टर क्या वाकई में आप मेरी मदद कर सकते हो इस बंदे से छुटकारा पाने के लिए। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई भी ऐसा डीमन नहीं है जो कि मेरी आंखों से जाकर बच सके, मैं इस डीमन से जरूर निपट लूँ। और तभी वो सिस्टम से कुछ डालने के लिए कहने लगता है और कहने लगता है कि जिया यानी की मदद करो डीमन से निपटने के लिए, उसके बदले में तुम्हें रिवॉर्ड मिलेंगे। पीछे से वो डीमन हंसने में लगा हुआ था और कहने लगता है कि ये बंदा अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझता है, ये बंदा कितना ज्यादा एरोगेंट है, यहाँ तक कि कितने भी लोग आए गए हैं वो मेरी इनविजिबिलिटी को नहीं तोड़ सकते। और अगले ही पल में दिखाया जाता है कि इस तरीके से हमारे एमसी अपनी स्वॉर्ड गोस्ट के सीने में डाल देता है। और तभी वो गोस्ट हंसते हुए उससे कहने में लगा हुआ था कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट करने में लगे हुए हो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिरकार मेरी कितनी ज्यादा रियल पावर कितनी पावरफुल है। और हमें पता चलता है कि ये बंदा पूरी तरीके से एक वुल्फ जैसे गोश्त में बदल जाता है, जिसको देखकर एमसी सरप्राइज हो जाता है। और जिया यानी ने इसको देखकर कहने लगते कि ये बंदा तो वाकई में एक मॉन्स्टर है। और तभी वो मॉन्स्टर उससे कहने लगता है कि हंसते हुए, मैं तो आज रात को तुम्हारे साथ पूरी तरीके से मजे करने वाला था, एक बार में तो इनसे खत्म हो जाता तो अपने दूसरे शिकार को ढूंढता, अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो मैं तुम्हें मौका देता हूँ ज्वाइन करने के लिए। तभी हमारा एमसी चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हारे जो फेस की एक्सप्रेशन है वो वाकई में बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है और तुम्हारे बर्ड्स भी बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है, क्या तुम वाकई में मुझे इस तरीके से डराने की कोशिश करने में लगे थे। और तभी हमारा एमसी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वोल्फ उस पर अटैक कर देता है उल्टा, जिससे कि उसके छाती से खून निकलने लगता है और हमारे एमसी को यहाँ पर चोट लग जाती है। तभी हमारा एमसी अपने इनफाइनाइट मैजिक आउटफिट को समन कर लेता है और कहने लगता है कि तुम ही अकेले ऐसे बंदे नहीं है जो कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर सकता है, मैं भी हूँ, मेरे पास भी ट्रांसफॉर्मेशन की पावर्स है। तभी सिस्टम एक्सप्लेन करती है और उससे कहने लगती है कि जो इनफाइनाइट मैजिक आउटफिट है वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तुम्हारी मदद कर सकती है किसी भी हाईएस्ट पोटेंशियल पर पहुंचने के लिए तुम्हारे, और तुम्हें एक आर कार्ड से डबल एस आर कार्ड में होल्डर में बना सकती है, पावरफुल बना सकती है। ये बात सुनने के बाद एमसी से कहने लगता है कि तुम कुछ आजकल ज्यादा ही गेम खेलने में लगी हुई हो, तभी तो तुम इस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हो चीजों को मेरे लिए। जब ये डीमन इतना मॉन्स्टर इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक देखता है तो वो कहने लगता है मन में सोचते हुए कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है इस बंदे के पास, क्योंकि इसका ट्रेजर इतना ज्यादा खतरनाक है कि मैं इसे सरेंडर करना चाहता हूँ अपने आप को इसके सामने देखकर। और अब अगर मैं इस बंदे को वाकई में हरा नहीं सकता तो कैसा लगा कि मैं इस जिया यान को अपने होस्टेज के तौर पर इस्तेमाल करूँ। और उसे पकड़ने के लिए जैसे नजदीक जाने लगता है तो हमारा एमसी उसके सामने आकर उससे कहने लगता है कि इस लड़की को मेरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जा चुकी है, ये मेरे प्रोटेक्शन के अंडर में है, अगर तुम्हें इस पर अटैक करना है तो तुम्हें मुझ पर अटैक करना होगा, मुझसे निपटना होगा। ये बात सुनने के बाद ये कहने लगता है कि मास्टर आप तो वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हो। तभी मास्टर उससे कहने लगता है कि ये चीज मुझे कई सारे लोगों ने कहा है, लेकिन जितने भी लोग मुझसे ये इस बारे में बात करते हैं वो सभी के सभी ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। और तभी उसके जो नाखून होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं और एमसी एक कंधे में जाकर घुस जाते हैं, जिसको देखकर जिया यानी काफी ज्यादा डर जाती है और हमारा एमसी दूर जाकर गिरने लगता है उस चोट के कारण और उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि एक बंदा यहाँ पर स्ट्रीम करने में लगा हुआ था और हमारा एमसी उसी स्ट्रीम के बीच में वहां से निकलने में लगा हुआ है। तभी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि नहीं, अगर ये सिचुएशन यहाँ पर चलती रही तो यहाँ पर ऐसे कई सारे इनोसेंट लोग होंगे जो कि इस सिचुएशन में फंस जाएंगे और पब्लिक को इस बारे में पता चल जाएगा और तांग मोज हुए है वो मुझे फिर से इस बात के लिए ब्लेम करेगी अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो। तभी मॉन्स्टर उस पर अटैक करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हारे जो आउटपुट है मुझे लगता है कि वो तुम्हारी ज्यादातर मदद कर भी पाएगी। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि उसका कैमरा पूरी तरीके से ब्लर हो जाता है और हमारा एमसी फुल स्पीड में उस बीस्ट को उस मॉन्स्टर को उसको कान से पकड़कर वहां से उड़ाकर दूसरी तरफ ले जाता है और छत पर ले जाने के बाद कहने लगता है कि ये बेटर जगह है हमारे लिए फाइट करने के लिए, हम लोग यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। और वो मॉन्स्टर उससे कहने में लगा होता है कि तुम्हें पता भी है कि आखिरकार मैंने कितनी ज्यादा ह्यूमन स्पिरिट्स को अपने पास रखा है, आई मीन हराया है, ताकि मैं इन बालों को इतना ज्यादा स्मूथ और सॉफ्ट रख सकूं, लेकिन तुमने मेरे बालों को इस तरीके से तबाह कर दिया। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि ये जो वुल्फ डीमन है ये सिर्फ और सिर्फ जिया यान को नहीं डराता है बल्कि पूरे के पूरे यानचंग सिटी के लिए बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। सिस्टम मैं चाहता हूँ कि तुम एक क्वेस्ट को पोस्ट करो जहाँ पर इस वुल्फ डीमन को एलिमिनेट करना है और यानचंग सिटी को बचाना है। तभी सिस्टम उसे क्वेस्ट पोस्ट कर देती है। ये सुनने के बाद वो सिस्टम भी काफी एक्साइटमेंट से भर जाती है और उससे कहने लगता है कि मुझे इस बात का भरोसा नहीं होता कि यहाँ पर मुझे इस तरीके से क्वेस्ट को जनरेट करने का मौका मिल रहा है, वो भी एक बार में दो। तभी एमसी कहने लगता है कि हम लोग इस मिशन को जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं और जो भी यहाँ पर करने में लगा हुआ है उसको नहीं करने देते हैं। जब हमारा एमसी अपने आप से बातें करने में लगा होता है तो उस वुल्फ को गुस्सा आ जाती है तो कहने लगता है कि मैं तुमसे बात करने में लगा हुआ हूँ, तेरी हिम्मत कैसी है मुझे इस तरीके से इग्नोर करने की, अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो तुम मुझे डॉज करने की हिम्मत ही मत कर, चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम कब तक बचते हो। तभी हमारा एमसी उस विंड फैन को वहां पर बुला लेता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक टूल और उसमें से बहुत मात्रा में एनर्जी निकलने लगती है और जैसे ही अपने यूनिवर्स फैन को एक्टिवेट करता है तो उसके सभी के सभी अटैक नाकामयाब रहते हैं और वो बंदा कहने लगता है कि आखिरकार मैं तुम्हारे अटैक्स को बिल्कुल भी नहीं ले सकता, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे अटैक्स को रिटर्न जरूर कर सकता हूँ। हे वुल्फ डीमन, तुमने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में कई सारे बहुत ज्यादा इविल काम किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी किस्मत खत्म होती है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अगले जन्म में तुम काफी ज्यादा अच्छे बन के रहोगे और एक अच्छे डीमन बनकर दूसरे का प्यार हासिल करोगे। और यहाँ पर सिचुएशन वहीं पहुंच जाती है, यहाँ पर हमारी स्टोरी की स्टार्ट
स्टार्टिंग हुई थी और उस पर वापस से अटैक करते हुए कहने लगता है कि अब तुम्हारा समय आ चुका है इन्हें डॉज करने का। ये बात सुनने के बाद वो डीमन उससे कहने लगता है कि तुम मॉन्स्टर हंटर कहीं और उस डीमन के मरने के बाद सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देती है और बताती है कि तुमने इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर तुमने मदद की है यानी कि इस डीमन से निपटने के लिए। इसके बदले में 0.8% रिपेयर मिला है। टोटल मिलाकर 2% हो चुका है तुम्हारा सिस्टम रिपेयर। और रिवॉर्ड के तौर पर 1 मिलियन कैश में मिला है, टॉप ऑक्यूपेंचर स्किल्स मिली है, गैमलिंग किंग्स की स्किल्स मिली है और कई सारे ऐसे रिवॉर्ड्स मिले हैं। तुम इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो और तुम्हें फ्रिज तालिस्मान भी मिले हुए और क्लॉक बुक्स टेक्निक्स और बहुत ज्यादा चीजें मिली। और ये सारी चीजें देते हुए सिस्टम को वाकई में बहुत ज्यादा मजा आने में लगा हुआ होता है और उसको रिपेयर्ड होता है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और हमारा एमसी इसको समझ जाता है और उससे कहने लगता है कि जो सिस्टम की जो रिपेयर स्पीड है वो वाकई में बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा मैं मॉन्स्टर को हराऊंगा उतना ज्यादा जल्दी ये सिस्टम रिपेयर हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद सिस्टम उससे कहने लगते कि अगर ऐसी बात है तो हम सभी के सभी मॉन्स्टर को टारगेट करेंगे फ्यूचर में। तुम्हारे लिए कैसा रहेगा इस बारे में तुम क्या सोचते हो इस बारे में। तभी हमारा एमसी उस जगह से एग्जिट करने लगता है और कहने लगता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि अगर मैं नूडल से इस बारे में पूछता परेशानी खड़ी करने के लिए उसके बाद क्वेस्ट का इस्तेमाल करता हूँ परेशानी को सॉल्व करने के लिए तो क्या ये काउंट होगा और मुझे रिवॉर्ड भी मिलेगा क्या। दूसरी तरफ हम उस प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी उसे बताया लगता है कि मैंने ऑलरेडी सभी सही मॉन्स्टर से निपट लिया है। तो वो कहने लगती है कि सच में तुमने उस मॉन्स्टर को मार दिया, ये तो काफी अच्छी ज्यादा बात हो गई है। तभी हमारा एमसी उसे शांत कराता है, उससे लगता है कि अब से तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये बात सुनकर वो प्रेसिडेंट स्मॉल का फायदा उठाती है और वो डायरेक्टली हमारे एमजी के गले लग जाती है, जिसको देखकर हमारे एमजी के चेहरा टमाटर लाल पड़ जाता है। और तभी वो कहने लगता है कि मास्टर का ऐसा रहेगा कि अगर मैं आपको इसके बदले में रीपे करूंगा आप क्या चाहोगे, क्या लेना चाहोगे, आप जो भी मुझे करने के लिए कहोगे मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझसे कहोगे कपड़े उतारने के लिए तो मैं आपके सामने कपड़े भी उतारने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर एमसी उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहने लगता है कि यार सच में ऐसी बात है क्या, जो भी मैं चाहूँ तुम वैसा कर सकते हो। और वो लड़की वापस से हमारे एमसी को सीड्यूस करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन शायद इसको ये बात पता नहीं है। खैर इसको बात तो पता भी नहीं चलने वाली क्योंकि हमारा यूथ प्रोटेक्शन सिस्टम है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे कि हमारे एमसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो और क्या नहीं। और तभी एमसी उससे कहने लगता है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो कि एक ऐसी वेबसाइट बनाने में जिससे कि मुझे मिशंस मिल सके जहां पर आसपास अजीब तरीके के विचार केसेस होने में लगे होते जैसे कि तुम्हारे साथ हो रहे थे और मेरी आइडेंटिटी भी एक्सपोज ना हो इसके चलते हुए। ये बात सुनकर वो लड़की पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचने में लगी थी कुछ और किसके साथ करेगा, लेकिन ये तो यहाँ पर कुछ और ही चलने में लगा हुआ है। और उससे कहने लगता है कि मैं तो वाकई में बहुत ज्यादा सिली होने में लगी हुई थी, तुम तो वाकई में एक बहुत ज्यादा ग्रेट मास्टर। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए ये सब करने के लिए तैयार। और वो बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है हमारे एमसी। तभी हमारा एमसी की ये बात सुनते हुए उससे लगता है कि तुम्हें मुझे इस तरीके से मास्टर कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरा नाम ये चैन है, ये चैन अगर तुम बुलाओगे तो भी चलेगा मुझे। और सिस्टम से क्या लगता है कि सिस्टम ये जो अपॉर्चुनिटी है जो मौका है वो इससे तो बेटर टाइम पर नहीं आ सकता। अगर मैं एक एक करके मॉन्स्टर को एलिमिनेट करने के लिए जाता हूँ तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर मैं इस सिस्टम का इस्तेमाल करता हूँ, इस वेबसाइट का इस्तेमाल करता हूँ तो शायद मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर मैं जीआईएन मेरी मदद करती है इसी वेबसाइट क्रिएट करने में तो ये सिस्टम है वो जल्दी फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर जो सिस्टम होती है वो उदास होती है उससे कहने में लगी होती है कि यहाँ पर सिंगल लोग हैं वो हमेशा हमेशा के लिए एक रिलेशनशिप में बंध कर रह जाएंगे, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहने में लगी है। आखिरकार इसने तो वो चीज प्रोवाइड करवाई है जिससे हमारा एमसी उसके देख ही ना पाएगा कुछ भी और ना ही वो सीड्यूस हो पाएगा, तो वो कुछ कर भी क्या पाएगा उसके साथ। तभी नेक्स्ट दिन में हमें कैफेटेरिया का दिखाया जाता है जहाँ पर यूजी कैफेटेरिया में लाइन पर लगी हुई थी ताकि वो अपने खाने के लिए कुछ ले सके। तभी वहाँ पर यूजी की वो फ्रेंड आती है उससे जो कि बहुत ज्यादा जेलस महसूस करती है और हमेशा बकवास करती रहती है और कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है कि हमारी स्कूल की जो बैले लिन है लिन यूज उसके पास अभी भी खाने के लिए इतनी ज्यादा हिम्मत बची हुई है यहाँ तक कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है तुम्हारे कारण उस बॉयफ्रेंड को इस कॉलेज से डिसमिस कर दिया गया है। ये बात सुनने के बाद लिन यूजी पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है और उससे कहने लगती है कि बॉयफ्रेंड, तुम किस बॉयफ्रेंड की बात कर रही हो, मेरे पास तो कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। तभी वो लड़की बहुत ज्यादा अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें मेरे सामने इस तरीके से इनोसेंट प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। तुमने यहाँ पर रिएक्शन का इस्तेमाल किया है ताकि तुम वू क्विंग को पूरी तरीके से हरा सको। यहाँ तक कि तुम्हें पता ही होगा कि जो कितना ज्यादा अग्रेसिव है वू क्विंग, वरना जो ये चैन है वो शायद वो कभी भी ऑफेंड नहीं करता मेशर कोइन को। अब जबकि उस बंदे को इस स्कूल से पूरी तरह से डिसमिस कर दिया जा चुका है, तुम तो वाकई में उस बंदे के लिए बहुत ज्यादा बुरी न्यूज। ये बात सुनने के बाद लिन यूजी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उससे कहती है तुम सच में झूठ बोल तो नहीं रही हो ना, क्या वाकई में ये चैन को डिसमिस कर दिया जा चुका है। और इतनी बकवास चली रही होती है तभी हमारा एमसी बीच में आकर उससे क्या लगता है मैं अपनी इस लविंग गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। यहाँ तक कि बात रही उस मेशर गुन के बारे में मैं उसे भी ऑफेंड करने के लिए तैयार हूँ। तभी सिस्टम भी वहाँ पर आती है और उससे कहने लगती है कि इस लड़की के मुंह से कभी भी कुछ भी अच्छी बात नहीं निकलती है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इसका सर इसके वहाँ पर होगा। समझ गए ये क्या करना चाहती है, कुछ गलती कह रही है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि जरा तुम्हें तो देखो, तुम हमेशा मेरी लिन यूज पे जलती रहती हो, जेलस महसूस करते रहती है क्योंकि तुम्हारे पास ऐसे मैन नहीं है जो कि तुम्हारे बारे में पूरी तरीके से पागल है तो तुमसे इस तरीके से प्यार करते हो। तभी लिन यूजी हमारे एमसी से पूछने लगती है कि ये चैन क्या तुम ये बंदी जो कहने में लगी हुई है क्या ये बात सच है, क्या तुम्हें डिसमिस कर दिया जा चुका है, मुझे इस बात के लिए माफी कर देना। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें किसने कहा कि मुझे डिसमिस कर दिया
ये जगह है। यूजी तुम कुछ बात ज्यादा ही सोचने में लगी हो इस मैटर के बारे में। जो मिस्टर क्वीन है उन्होंने अपनी गलती मांग ली है और मुझसे माफी भी मांग ली है और मैंने इसके लिए उन्हें माफ भी कर दिया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड बंदा जो हूँ। ये बात सुनने के बाद वहां पर सभी के सभी लोग हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मिस्टर क्वीन ने इस बंदे से माफी मांग ली है, ये बंदा अपना दिमाग को ज्यादा ही चलाने में लगा हुआ है। ये चैन तुम इस तरीके से प्रिटेंड करना बंद कर दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर तुम्हें यहाँ पर डिसमिस नहीं किया गया है तो मैं यहाँ पर शिट खाने के लिए भी तैयार हूँ। तुम समझ गए ना क्या कहना चाहती है ये बंदी। यहाँ तक कि जो तुम कहने में लगे हुए हो किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं है। गॉड इज, क्या तुम वाकई में इसकी झूठ बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार हो? तभी वहां पर मिस्टर क्वीन को आते हुए दिखाया जाता है जो कि उन सभी को शांत कराता है और कहने लगता है कि तुम सभी के सभी अपना मुंह बंद करो। और आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये चैन को इस तरीके से जज करने के लिए? क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं है कि ये चैन हमारा बेस्ट स्टूडेंट है हमारे पूरे पूरे स्कूल का? अगर यहाँ पर किसी ने उसके बारे में बुरा कहने की भी कोशिश की तो शायद तुम्हें भुगतना पड़ेगा मेरा अंजाम। ये बात सुनकर सभी के सभी लोग कपकपाना चालू कर देते हैं और कहने लगता है मिस्टर क्वीन के जल्दी से माफी मांगो और जितने भी स्टूडेंट है वो उससे माफी मांगने लगते हैं। तभी हमारा एमसी आता है और उससे कहने लगता है कि मिस्टर क्वीन आप फिर से यहाँ पर स्टूडेंट को धमकाने में लगे हुए हो। क्या तुम्हें इस बारे में याद नहीं कि तुमने आपने मुझसे क्या वादा किया था? तभी मिस्टर क्वीन फिर से माफी मांगने लगता है और उससे कहने लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल फ्यूचर में नहीं करने वाला। तभी सिस्टम कहने लगती है इसको देखते हुए ये अनडाउटेडली फैंसी सिटर है, ये बंदा एक नंबर का नमूना है नमूना। और तभी वो लिन यूनजी को हाथ पकड़कर वहां से ले जाना चालू कर देता है और उससे क्या लगता है कि आस पर बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े फिरने में लगे हुए हैं, तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें बढ़िया सी जगह पर लेकर जाता हूँ खाना खिलाने के लिए। ये बात सुनने के बाद यूनजी उससे कहने लगते हैं खैर तुम्हें इस तरीके से अपने पैसों को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो फूड है इस कैफेटेरिया का वो इतना बुरा भी नहीं है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि यहीं पर मैं अपने पैसों को बर्बाद नहीं कर रहा हूँ बल्कि मेरे पास पैसा है वो भी बहुत सारा और मैं इस स्कूल का सबसे ज्यादा रिचेस्ट बंदा। ये बात सुनने के बाद लिन यूनजी हंसने लगती है और उससे कहने लगती है क्या तुम्हारी फैमिली के पास माइंस वगैरह है? तभी हमारा एमसी इसकी बात सुनता है तो कहने लगता है कि माइन वगैरह तो नहीं है लेकिन मैं अपने आप पर डिपेंड करता हूँ, मैं अपना पैसा खुद कमाता हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है उस लिटिल फॉक्स को जो कि आराम करने में लगी हुई सोफे पर और कह रही होती है कि सभी के सभी बैडमैन है। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि उस एचएन ने मुझे यहाँ पर घर पर इतने समय से अकेला छोड़ दिया है। यहाँ पर पता चलता है कि ये मोबाइल गेम खेलने में लगी हुई है, उसमें इसने 180,000 युआन खत्म कर दिए होते हैं। कह रही होती है कि मुझे कोई ना कोई ट्रिक तो ढूंढनी पड़ेगी जिससे कि जितने भी मैन है वो मेरे को फॉलो करना चालू कर दे। ये तुम कर सकते हो, तुम एक फॉक्स डीमन और अपने आप को चीयर अप कर देती है। तभी कोई इस दरवाजे को नॉक नॉक करने लगता है तो वो सोचती है कि हमारा एमसी वापस आ चुका है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो वही उस होटल का बॉस आ चुका है। यहाँ पर बांगजी को पहले पहले फंसा लिया गया था और यहाँ पर जो डीमन फॉक्स कैद हो रखी थी। वहाँ पर एक बंदा आकर कहने लगता है कि बॉस ये दरवाजा खुला हुआ है। तभी वो उसका बॉस उससे कहने लगता है कि जो ओल्ड मैन है उससे कहा था कि ये बंदा एक मिस्ट्री स्कूल का एक्सपर्ट है और मुझे समझ में आ चुका कि ये बंदा एक नोबडी से भी नहीं निपट सकता। मैं कुवांग तियानजियो, यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने मेरा फायदा उठाया हो अभी तक। अंत में आकर मुझे सभी के सभी मैटर को खुद जाकर सॉल्व करना होगा। जब लिटिल डीमन फॉक्स उसको देखती है तो कहने लगते है कि ये बंदा वही नहीं होटल ओनर जिसने मुझे लॉकअप करके रखा था इस समय तक, अब ये बंदा यहाँ पर मेरे सामने खड़ा हुआ है। और वो किसी तरीके से अपने आप को शांत करती है और उससे कहने लगती है कि ये बंदा बहुत ज्यादा बुरा बंदा है और ये उस ओल्ड मैन को जानता है जो कि उस सेक्ट के बंदे, अगर मैंने इस ह्यूमन बीइंग को हर्ट करने की कोशिश भी की तो ये बंदा मुझे मारने के लिए आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो बंदा होता है होटल का ओनर होता है वो काफी ज्यादा बुरे इरादों से यहाँ पर आया हुआ होता है और कहने लगता है कि ये बंदा यहाँ पर उस बंदे को मारने के लिए हम यहाँ पर एम्बुश तैयार कर लेंगे और जब भी वो आएगा तब हम अटैक कर देंगे उस पर। और तभी अगले ही पल दिखाया जाता है कि एक सब्जियों से भरी हुई वेजिटेबल से भरी हुई पन्नी उसके सर पर आकर लगती है जिसको देखकर वो लिटिल फॉक्स हंसने लगती है और हमें पता चलता है कि वो सब्जियों का पैकेट फेंकने वाली कोई और नहीं होती बल्कि में हमारे एमसी की नेबर होती है, पड़ोसिन होती है। और वो कह रही होती है कि आखिरकार तुम कौन हो, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई यूएचएन के घर में इस तरीके से घुसने की? मैंने ऑलरेडी पुलिस वालों को यहाँ पर बुला लिया है, ये तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम यहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाओ। तो तभी वो होटल ओनर उसको देखकर कहने लगता है कि अच्छा तो तुम ये चैन को जानती हो, काफी ज्यादा अच्छी बात हुई। दूसरा वाला बंदा एक एक्स लेकर आता है, एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और उसे घेर लेता है। उससे कहने लगता है कि तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम अपनी आवाज को यहाँ पर कम कर रखो। तो और लिटिल डीमन फॉक्स को देखकर कहने लगता है कि मैं यहाँ पर ये चैन के और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती और वो उस बंदे पर तुरंत अटैक कर पड़ती है। इसको देखकर वो कहने लगता है कि ये डॉक्टर वाकई में बहुत ज्यादा फास्ट। यहाँ पर कहानी शिफ्ट होती है लिन यूनजी और हमारे एमसी पर आउटसाइड डॉर्म के। यहाँ पर हमारा एमसी से छोड़ने के लिए आया था और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें कुछ अच्छी जगह पर ले जाना चाहता था लेकिन हमने वाकई में उस नूडल्स को वापस से खाने के लिए बैठ गए। यहाँ पर लिन यूनजी उससे कहने में लगी हुई होती है कि वहाँ पर वो जगह है जहाँ पर हमने पहली बार अपना खाना लंच किया था, डेट पर गए थे। मेरे लिए उन फैंसी रेस्टोरेंट से वो जगह ज्यादा बेटर है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी भी इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ पर लिन यूनजी जा रही होती है, उससे कहने लगता है कि हम लोग अगली बार नेक्स्ट ट्रिप पर चलेंगे और हमारा एमसी भी कहने लगता है कि श्योर हम लोग वहाँ पर जरूर जाएंगे। और वो सिस्टम से पूछ लगता है कि इस लड़की ने मुझसे कहा है कि ये मेरे साथ नेक्स्ट बार ट्रिप पर जरूर जाएगी और सिस्टम भी कहने लगता है कि ये कितनी ज्यादा नाइस गर्ल, लेकिन ये तुम्हारी लीग से बहुत ज्यादा बाहर है, तुम्हारी औकात से बाहर है। और अगले ही पल में डीमन फॉक्स हमारे एमसी के सर पर आकर बैठ जाती है जहाँ पर वो सिस्टम ऑलरेडी बैठी थी, जिससे कि वो सिस्टम जाकर नीचे गिर जाती है और वो कहने लगती है कि ये चेंज
तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरी खबर है। तुम्हारे घर में कुछ गुंडे लोग आ चुके हैं और तुम्हारी जो नेबर है उसे उसने पकड़ लिया है। हमारे एमसी इसको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है सुनकर, और वो बताने लगती है कि ये वही होटल ओनर है, आई मीन होटल का ओनर है जिसने मुझे उस वक्त कैद कर रखा हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं इसने अपने साथ एक बंदे को भी लेकर आया हुआ है जिसके पास एक्स या कुल्हाड़ी मौजूद है। जिसको देखकर एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके पड़ोसी को किस तरीके से बांध कर वहां पर रखा गया है। और वो होटल ओनर कहने में लगा हुआ होता है कि इस लड़की का फेस वाकई में कितना ज्यादा प्रिटी है। तुम्हारा जो फ्रेंड है उसने मेरी डीमन को, लिटिल डीमन को आजाद कर दिया है। तो कैसा लगा कि मैं अपने मास्टर से जाकर पूछूं और तुम्हें एक फायर्स गोस्ट में कन्वर्ट कर दूं कंपनसेशन के तौर पर, फिर मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूँ पैसा कमाने के लिए। तभी हमारे एमसी को उसके घर पर आते हुए दिखाया जाता है जहां पर वो बॉस उससे कहने में लगा होता है ये चैन तो फाइनली यहाँ पर वापस आ चुके हैं। अब समय आ चुका है कि हमने अपने मैटर को यहाँ पर सॉल्व कर ले। लेकिन हमारे एमसी को अभी भी समझ में नहीं आता, तो वो पूछने लगता है कि हे ब्रो, मैंने कई सारे ऐसी चीजें की हुई है जिससे कि लोग बदला लेना चाहते हैं, क्या तुम मुझे याद ला सकते हो कि आखिरकार तुम किस लिए आए हो यहाँ पर। तभी सिस्टम उसे याद दिलाती है, उससे कहने लगते हैं कि तुमने ऑलरेडी बॉक्सिंग को और रेसलिंग स्किल्स को नेशनल चैंपियन पर हासिल कर लिया है, टेक्निक को मास्टर कर लिया है। तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें उनसे डर लग रहा है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि लेकिन मैं यहाँ पर सांग यू की जो सेफ्टी है उसे तो किसी भी तरीके से पक्का करना चाहता हूँ उनसे फाइट करने से पहले। तभी जो गुंडे होते हैं उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि तुम पंख कहीं के हमारा जो बॉस है वो यहाँ पर पूरे के पूरे यांचेंग सिटी में उनका ऑर्डर चलता है। यहाँ पर किसी ने भी किसी की भी हिम्मत नहीं हुई है कि वो उनके अगेंस्ट जाकर फाइट करे। तुम आखिरकार तुम समझते क्या हो अपने आप, तुम्हें तो वाकई में बहुत हिम्मत आ चुकी है। हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर मछलियों को खिला दे। तुम इस बारे में बिल्कुल भी सोचना मत कि तुम यहाँ पर ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, वरना तुम्हारी जो फ्रेंड है ना वो तो गई काम। यहाँ तक कि तुम्हारी जो पूरी की पूरी फैमिली है जिसने तुमने 2 लाख युआन हमसे लिए थे वो सभी के सभी उसके बदले में तुम्हारी पूरी फैमिली को मरना होगा। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी एक्टिंग मोड करने लगता है, घबराने लगता है और क्या लगता है कि सॉरी मुझे माफ कर देना, ये मेरी गलती थी। मैं शायद वाकई में बहुत ज्यादा अमीर हूँ, आई मीन यंग हूँ और बहुत ज्यादा इग्नोरेंट हूँ और रेकलेस हूँ। प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं इसके लिए पूरी तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ और जितना ज्यादा आपने मुझे पैसा दिया था उसे पे करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनने के बाद सिस्टम मुझसे क्या लगता है कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि तुम्हारी जो एक्टिंग स्किल्स है वो इतनी ज्यादा बैड है। तुम ह्यूमन बींग्स वाकई में बहुत ज्यादा आसान हो बेवकूफ बनाना। ये बात सुनने के बाद वो ओनर कहने लगता है कि तुम मुझे पे बैक करना चाहते हो, आखिरकार तुमने मुझे समझ क्या रखा है और तुम अपने आप को क्या समझते हो। तुम्हें पता भी है कि 1 साल के अंदर अंदर मैं कितने ज्यादा पैसे कमाता और तुमने उस डीमन को आजाद कर दिया है, उसके बदले में मुझे कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या तुम ये अफोर्ड भी कर पाओगे तो पे बैक करने के लिए। यहाँ तक कि तुम्हारे जो एंसेस्टर की टॉम्स है अगर उन्हें भी रेड कर लो ना तुम तो भी ना चुका पाओगे तुम पैसा। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें इसने किससे कहा था कि मैं तुम्हें पैसा वापस करूंगा। मैंने तुम्हारी उस डीमन को वापस जाने के लिए कह दिया, तो सीधी सी बात है कि मैं गोश्त का इस्तेमाल करूंगा तुम्हें पे बैक करने के लिए, क्योंकि जो डीमन को मैंने वहां पर भेजा आजाद किया था वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ओबीडिएंट नहीं थी। और इस बार मैं जो गोश्त तुम्हें देने वाला हूँ वो तुम्हारे डिस्पोजल पर रहेगा, वो तुम जैसा चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद वो इधर से कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वो अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए कहने लगता है कि अब समय आ चुका है तुम्हारी पावर दिखाने का, और अपने गोश्त पपेट का इस्तेमाल करता है। तो वहां पर हमें एक गोश्त को दिखाया जाता है इनविजिबल, जिसको देखकर वो दोनों के दोनों डर जाते हैं, उनकी फट जाती है और पसीने के मारे उनकी आगे से गीली पीछे से पीली हो जाती है। जिसे देखकर वो उनको चिल्लाते हुए क्या लगता है कि तुम मैन, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ नहीं है। दूसरा वो बंदा हमारे एमसी को इस नेबर को मारने के लिए धमकी देता है और क्या लगता है कि तुम अपने गोश्त को वापस ले गो वरना इसे मैं मार दूंगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो लिटिल फॉक्स होती है वो इनविजिबल मोड में आकर वो इस लड़की को सभी किसी भी रस्सियों से आजाद कर देती और उसके आजाद होने के बाद हमारा एमसी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और लिटिल फॉक्स भी उसके चेहरे पर अपना नाखूनों से चोट पहुंचा देती है। तभी हमारा एमसी उसे निकालने में कामयाब रहता है, उस लड़की को बचाने में कामयाब रहता है और क्या लगता है कि सांगियो क्या तुम पूरी तरीके से सुरक्षित हो। तभी वो लड़की चिल्लाती है, उससे क्या लगता है कि ये चन अपने पीछे देखो। तभी वो रेड कलर का बंदा आई मीन उस होटल का ओनर उस पर अटैक करते हैं, उससे क्या लगता है कि मैं क्वांग त्यांजू यहाँ पर मैंने पूरे यांचेंग सिटी को काफी समय से और काफी सालों से डोमिनेट करते हुए आ रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो कि मुझे चैलेंज कर सके। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार तुम कोई ह्यूमन हो या फिर गोश्त, लेकिन तुम्हें सबमिट करना होगा। तभी ये गोश्त वापस उसके सामने आ जाता है, उससे क्या लगता है कि तुम इसके बात को लेकर श्योर, और उस बंदे की इतनी फट जाती है कि वो अपनी घुटने टेककर उससे माफी मांगती है। उससे क्या लगता है मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती थी, मैं सरेंडर करता हूँ आपके सामने। जिसे देखकर वो लिटिल डीमन उससे कहने लगता है कि फाइनली जिस बंदे को ये जो चीज डिजर्व करता है ना वो चीज अभी से मिल चुकी है। अगर मैं वाकई में उस साइड के लिए नहीं होता ना, साइड को मुझे रोकने के लिए नहीं आता, तो मैं इस बंदे को कब तक मार चुकी होती अपनी हेट्रेड का अपना बदला लेने के लिए। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा इस बंदे से बदला जरूर लूंगा। और वो हमारे एमसी के पैर पकड़कर माफी मांगते हैं। उससे क्या लगता है कि मास्टर आप तो एक एक्सपर्ट हो, अगर आप मुझे मार देते तो ये तो इसके बराबर है जैसे कि आप किसी कैंडल को बुझाने में लगे हुए हो, लेकिन मेरी डेथ से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्या आप मुझे अपने पेट की तरह नहीं लेना सकते मास्टर प्लीज मास्टर मुझे मत मारिए, मैं मरना नहीं चाहता, मैं आपका कुत्ता बनने के लिए भी तैयार हूँ, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार। तभी सिस्टम उसे नोटिफिकेशन उसे सलाह देती है और उससे कहने लगती है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तभी हमारा एमसी उससे पूछ लगता है कि जो क्वांग त्यांज है वो काफी समय से यांचेंग सिटी में बिजनेस करते हुए आने में लगा हुआ है, ये काफी ज्यादा अमीर भी है और कई सारे लोगों को जानता भी है। ये बात सुनकर सिस्टम उससे कहने लगती है कि अगर ये बंदा तुम्हारे
हमारे लिए काम करने के लिए तैयार, तो इससे तुम्हें ही फायदा होने वाला है और ना ही तुम्हें कुछ लॉस होगा। और तभी एक क्वेश्चन वहां पर पोस्ट हो जाती है किस तरीके से इसे सबमिट करवाना है अपने ऊपर, और यही सबमिट कर देता है तभी वहां पर उसकी जो डिफिकल्टी है वो सिस्टम बताने लगती है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें मुझे 100% फॉलो करना होगा, अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि ठीक है मास्टर, आज से और अभी से मैं तुम्हारे लॉयल डॉग बनने के लिए तैयार हूँ। और वो तीनों के तीनों उसके डॉग बन जाते हैं, बिल्कुल पालतू, और पूंछ हिलाने लगते हैं। और तभी हमारा एमसी अपने हाथ को फेरता है और उससे कहने लगता है कि गोश्त से निपटना वाकई में बहुत ज्यादा आसान होता है किसी ह्यूमन बीइंग से ज्यादा, और मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर गोश्त मार्क प्लांट कर लिया है। अगर मैं इन गोश्त को ऑर्डर दूंगा तो वो तुम्हें कभी भी मार सकते हैं, तुम जहां पर भी होगी वहां से बस मुझे सोचने की जरूरत। ये सुनकर इस बंदे की फट जाती है और वो कहने लगता है कि मास्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार, और मैं कभी भी आपको धोखा नहीं देने वाला। तभी एमसी सिस्टम से कहने लगता है कि मैं तो इस बात को कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि लोगों को कंट्रोल करना इतना ज्यादा पावरफुल बनाता है मुझे। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार लोग पॉलिटिक्स क्यों करते हैं। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, तुम्हें रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं। और तभी अगले ही पल दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो होटल का ओनर होता है वो एक गाड़ी की चाबी लेकर उसे देते हुए उससे कहने लगता है कि मैंने अभी अभी यहाँ पर एक मर्सिडीज बैंड G350 खरीदा है, मैंने इसे ज्यादा तक इसकी प्लेट भी हासिल नहीं की है और यहाँ पर मैंने इसे टेम्परेरी प्लेट लगाकर रखा हुआ है, आप इसे ले सकते हो क्योंकि मैं इसको आपको गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूँ ताकि मैं अपने मास्टर को रेस्पेक्ट दिखा सकूँ अपने। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि ये कार है ना वो हाई फ्यूल कंजप्शन है और हर वक्त इसके गैस का इस्तेमाल करने के लिए 1000 युआन का जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके इंश्योरेंस की बात करें तो वो भी काफी एक्सपेंसिव है। ये बात सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है कि मास्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है वो आपको 10 मिलियन युआन ट्रांसफर कर देगी कल, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। ये बात सुनने के बाद एमसी कहीं शॉक हो जाता है और चिल्ला पड़ता क्या लगता है 10 मिलियन, और मन में सोचते क्या लगता है कि जो क्वान तियांजू है वो वाकई में बहुत ज्यादा अमीर है, यहाँ तक कि ये मुझे एक कार 10 मिलियन देने के लिए तैयार है, वो भी ऐसा ही। लेकिन दूसरी तरफ वो बंदा इसके इस तरीके से रिएक्ट करते देखता है तो सोचने लगता है मन में सोचते हुए कि आखिरकार ये काफी नहीं है इतना पैसा इसके लिए भी। और वो घबराते उससे कहने लगता है कि मास्टर अगर आपको 10 मिलियन नहीं चाहिए तो आप कैसा लगा कि 20 मिलियन देने के तैयार हूँ, मैं अभी के अभी आपके अकाउंट में 20 मिलियन ट्रांसफर करने के लिए तैयार हूँ। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि हाँ ये बात तो सही है, अब तुम यहाँ से पहले पहुंचा तुम्हें निकल सकते हो, चलो निकल लो, चलो फूटो यहाँ से। और वो जैसे ही जाने लगते हो तो हमारा एमसी से देखते लगता है और तभी सिस्टम इसको इस तरीके से देखती है तो वो जेलस महसूस करने लगती है और कहने लगती है कि जस्ट तुम्हें इसने बस कार दी और 20 मिलियन प्रोवाइड करवाए हैं, आखिरकार इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर तुम और ज्यादा क्विस्ट करते हो यहाँ पर सांगयू को रेस्क्यू करने लगते तो शायद रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे मिल जाते। तभी सिस्टम हमारा एमसी सिस्टम की ये बकवास सुनते उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे पहले भी कह दिया है कि मैं कभी भी अपने फ्रेंड का इस्तेमाल नहीं करूंगा पैसा कमाने के लिए, और जब मुझे इस कुवांग तियांजू की कार और मनी पैसे मिल जाएंगे तो मैं सभी के सभी पैसों को डोनेट कर दूंगा और ताकि इसकी मदद हो सके दूसरों का अच्छा काम करने के लिए। तभी उसकी जो नेबर होती है वो उसके कंधे पर हाथ रखती है, उससे कहने लगती है कि ये चल तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है सांगी। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि सांगी क्या तुम इस बात को लेकर बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं हो क्या, आखिरकार वो सभी के सभी लोग यहाँ पर क्यों आए थे और मैं सारी की सारी चीजें क्यों कर सकता हूँ, इनसे कैसे निपट सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद वो लड़की उससे कहने लगती है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे ऑलरेडी कह दिया और मुझे ये बात पहले से पता था कि तुम काफी ज्यादा स्पेशल बंदे हो जब तुमने मेरे डैड को अपने तालिस्मान से पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया था। अब जबकि तुम वाकई में इतना ज्यादा अमेजिंग हो तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कल तुम मेरे साथ चलोगे मेरी मदद करने के लिए एक जगह पर है। ये सुनने के बाद हमारा एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि तुम किस प्लेस पर जाना चाहते हो। तभी वो लड़की हमारे एमसी से कहने लगती है कि मेरे जो कलीग्स हैं जितने भी वो सभी के सभी लोग कल पार्टी अरेंज करना चाहते हैं उनके बर्थडे के लिए, वो भी कल रात, और मुझे वहां पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन वहां पर एक परेशानी है कि वहां पर जो मेरे बॉस है वो हमेशा वहां पर मौजूद होंगे और वो मुझ पर हिट करने में लगा हुआ है, वो मुझे पटाना चाहता है काफी समय, लेकिन मैं उसे काफी समय से रिजेक्ट करते हुए आने में लगी हुई हूँ। लेकिन वो मुझे इस तरीके से हरास करने में लगा हुआ है जहाँ तक वो रात को मुझे ड्रिंक के लिए भी बुलाने में लगा हुआ और रात को भर में मुझे परेशान करते कहने लगता है कि मुझे कितना ज्यादा पसंद करता है और तो और मुझे इस बात के लिए भी धमकाने में लगा हुआ है कि वो मुझे उस जॉब से भी निकाल देगा जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। ये बात सुनने के बाद एमसी भी गुस्सा आ जाता है और इससे कहने लगता है कि वाट ये सब तुम्हारे साथ होने में लगा हुआ और तुमने मुझे अब बताने में लगी हुई हो, मैं तुम्हारे साथ कल रात को बिल्कुल तुम्हारे साथ चलूंगा उस पार्टी में और जरा देखते जाओ कि आखिरकार मैं कैसे इस बंदे को सबक सिखाता हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उस बॉस को जहाँ पर वो सभी के सभी लोग गुस्से में जा रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि आज रात को मैं वाकई में बहुत ज्यादा क्लोज था बॉस, आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए बॉस आप ही बताइए, क्या हम लोग वाकई में उसको फॉलो करने वाले हैं उसकी लीड को। तभी बंदा कहने लगता है कि हम लोग बस छोटे से गॉब्लिन्स उस बात करें उस मास्टर के बारे में, हाँ वे सभी के सभी लोग बहुत वो बंदा बहुत ज्यादा रियल मॉन्स्टर है, उसे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। अब जबकि हम लोग उसके हाथों में पड़ चुके हैं, अब हमारे पास जिंदगी में कोई भी चारा नहीं बचा हुआ उसकी बातों को मानने के अलावा, अब हमें उसकी बात जिंदगी भर माननी पड़ेगी। लेकिन अगर ध्यान से अगर सिचुएशन को देखा जाए तो शायद हमारे लिए ये पॉसिबल हो सकता है कि ब्लेसिंग हो सकती है डिस्कस के रूप में। यहाँ पर कई सारे ऐसे पावरफुल लोग हैं इस पूरे के पूरे यांचक सिटी में, अगर हमने आज किसी के पावर में नहीं आए तो शायद कोई और हमें अपने अंडर में ले लेगा और वैसे भी हमारे लिए बेटर रहेगा कि अगर हम किसी
किसी पावरफुल बंदे के सामने आ जाते हैं और हमारे पास इतनी ज्यादा पावरफुल बैकअप होगा तो हम जो चाहे इस पूरी की पूरी सिटी में कर सकते हैं। और ये हमारे लिए इतना ज्यादा बुरा भी नहीं होगा कि अगर हम लोग इन मार्शल को फॉलो करते हैं, क्योंकि जब मैं क्वींसलैंड केप पर गया था फॉर्चून टेलिंग के लिए अपनी किस्मत के पूछने के लिए, वहां पर मुझे 1 साल लगा था, पूरी की पूरी साल भर इंतजार करना पड़ा था भीख मांगते मांगते। और उस वक्त उस फॉर्चून टेलर ने मुझे बताया था कि मैं इस साल में एक इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलूंगा अपनी पूरी जिंदगी की, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि हमसे काफी ज्यादा बेटर है। और हमारे जो मास्टर है वो काफी ज्यादा यंग भी है और काफी ज्यादा पावरफुल ही है। गोश्त भी उसके आस पास फिरते हैं और वो उन गोश्त को कंट्रोल भी करते हैं। अब मुझे समझ में आया है कि जो फॉर्चून टेलर मुझे बताने में लगा हुआ था सब कुछ, वो सब कुछ सही था। और इसी सरप्राइज के साथ इस पार्ट की यहीं पर एंडिंग करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। सो गाइस इस बार मैं फाइनल बता देता हूँ कि अगर मुझे इस पर ज्यादा रिएक्शन नहीं मिलती है, आपका फीडबैक नहीं मिलता है, तो मैं आगे का पार्ट नहीं रिकॉर्ड करने वाला। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना तो बता दो कि हाँ करना है या नहीं करना है इस वाली सीरीज को, क्योंकि मुझे खास रिएक्शन मिला नहीं है इस सीरीज पे। तो आप लोग कमेंट करके इंटरेस्टिंग सीरीज जो अभी तक उसमें नहीं है उनका भी नाम बता सकते हो। खैर अगर अच्छा रिएक्शन मिलता है तो नेक्स्ट पार्ट में पता चल ही जाएगा कि आखिरकार जो सांग-यू है वो उसे कहाँ पे ले जाना चाहती है हमारे एमसी को, और क्या होने वाला है अगले नेक्स्ट पार्ट में धमाकेदार चीज। तो इसी के साथ मैं इस पार्ट की एंडिंग करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको सबको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और गाइस जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, वह सभी के सभी लोग प्लीज यार बेल आइकन को जरूर सेट कर दीजिए और पर, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू नारा एंड साइनिंग आउट। बाय बाय, ख्याल रखिएगा सभी के सभी लोग अपना। बाय बाय।